एपिसोड 91 बीवी, आइसक्रीम और बच्चा। माँ ने उसे याद दिलाते हुए कहा, भूलो मत पापा ने क्या कहा था। मुझे उन्हें इम्प्रेस करना है और मुझे अब तक एक आइडिया नहीं मिला है जिससे मैं उन्हें इम्प्रेस कर पाऊँ। मैं ऐसा भी क्या करूँ जिससे उन्हें ये लगे कि मैं तुम्हारे काबिल हूँ। वेदाक्षी ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम ऐसे मत कहा करो। बात तो असल में यह है कि तुम बहुत अच्छे हो। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे काबिल हूँ भी या नहीं। माँ ने उसकी बात सुनी तो उसे पकड़ अपने करीब खींचा। वेदू उसकी इस हरकत की वजह से एक पल को उसके सीने से आ टकराए और उसने सिर उठाकर मान की तरफ देखा तो माँ ने उसे देखते हुए कहा, मैंने कहा था ना, या तो तुम या फिर कोई नहीं। अगर तुम मेरे काबिल नहीं हो तो मेरे काबिल कोई और हो नहीं सकता। उसकी बात सुनकर वेदाक्षी की नज़रें उस पर थम गई और वह एकटक उसे देखने लगी। वेदाक्षी ने उसे देखते हुए कहा, खड़ूस मान, तुम्हें ये सब अजीब नहीं लगता? मान की नज़रें उस पर ही थी। उसने उसे देखकर बड़े आराम से कहा, अजीब जैसा क्या है? और तुम्हें क्या अजीब लग रहा है? यही सब। हमारा रिश्ता नॉर्मल रिश्ता जैसा नहीं है। हमारी शादी कैसे हुई थी ये भूले तो नहीं होंगे ना तुम? वेदू ने उसे याद दिलाते हुए कहा। मान ने गहरी सांस ली और उसका हाथ पकड़कर बड़े आराम से बोला, जो हुआ सो हुआ। वह बीती बात है। अब हमारी सच्चाई है कि हम इस रिश्ते में बंध चुके हैं और मेरे लिए हर एक रिश्ता बहुत मायने रखता है और खासकर जब वह रिश्ता जन्मों जन्मों का हो तो बहुत ज़्यादा। मेरी जिंदगी में आने के लिए रास्ता खुला होता है, जाने के लिए नहीं। तुम मेरी जिंदगी में आए हो। हालांकि तुम मुझे हमेशा कहती थी कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी और शायद चली भी जाती अगर वेदांत का सच तुम्हारे सामने न आता तो। लेकिन मैं कोशिश जरूर करता तुम्हें ना जाने देने की, तुम्हें खुद के पास रोक लेने की। इसलिए मेरे लिए कुछ भी अजीब नहीं है। मेरे लिए तुम मेरी पत्नी हो। ये रिश्ता हमारा है। इससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता। वेदाक्षी कुछ पल उसे देखते रही कि तभी मान बोला, वैसे क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें रिसेप्शन पर? हमारी शादी कुछ इतने अच्छे से हुई नहीं, लेकिन ये रिसेप्शन हो रहा है तो कहो क्या चाहती हो तुम? वेदाक्षी ने उसे देखते हुए कुछ सोचा और फिर बोली, अभी नहीं खड़ूस मान, वक्त आने पर बताऊंगी। मान ने कुछ खींचते हुए कहा, तुम मुझे खड़ूस मान बुलाना बंद नहीं कर सकती। ऐसी कौन सी खड़ूस गिरी कर दी मैंने तुम्हारे साथ जो तुम बात बात पर मुझे खड़ूस मान बुलाती हो? मेरे जैसा स्वीट, सिंपल, इनोसेंट बंदा तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला। फिर भी तुम मुझे खड़ूस मान बोल रही हो। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। उसकी बात सुनकर वेदू ने मुंह बनाकर कहा, तुम चुप करो। तुम खड़ूस मान हो, मतलब हो। मैंने कहा ना तो मानना पड़ेगा तुम्हें। उसकी यह बात सुनकर मान के होठों पर मुस्कान आ गई। दोनों बातें करते करते वही सो गए और दोनों को इस बात का अंदाजा नहीं हुआ। दिन कुछ ठीक ठाक बीतने लगे थे। वेदू सुबह सुबह रोज मान के साथ जाती। मान उसे उसके ऑफिस ड्रॉप करता और उसके बाद खुद अपने ऑफिस चला जाता। उन दोनों का डेली रूटीन यही बन गया था। हाँ, आजकल दोनों कुछ ठीक से बातें जरूर करने लगे थे। वेदू मान को समझने की कोशिश भी करती थी और उसके छोटे छोटे से यह जेस्चर मान के दिल को काफ़ी राहत पहुंचा देते थे। कहीं ना कहीं उसे यही लगता कि अब वह दोनों ठीक से इस रिश्ते को अपनाने लगे हैं। खैर, सब लोगों ने बैठकर रिसेप्शन की तारीख भी तय कर ली और रिसेप्शन की तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। आज सब लोग एक साथ शॉपिंग पर जाने का डिसाइड कर चुके थे। यूं तो कब से ही उन सब का शॉपिंग पर जाने का प्लान था, लेकिन कभी कुछ के चक्कर में वह बात आगे से आगे चल रही थी। लेकिन आज सब लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि वह सब शॉपिंग पर जाएंगे। दोनों तरफ के घर वाले सबके साथ शॉपिंग पर निकल चुके थे और सभी यूं तो अलग अलग गाड़ियों में थे, लेकिन आगे जाकर सब एक साथ हो जाने वाले थे। सब लोग एक साथ मॉल में पहुंचे और खरीदारी के लिए बढ़ गए। वह सब आकर कुछ कपल आउटफिट देखने लगे। वेदू तो अलग ही धुन में थी। वह कुछ ज्यादा ही उछल कूद और बच्चों जैसी हरकतें कर रही थी। मान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए आंख दिखाए और बोला, क्या कर रही हो? आराम से नहीं चल सकती? कहीं गिर जाओगी, लग जाएगी। वेदाक्षी ने उसे घूरा और फिर इग्नोर कर दिया और फिर से उसने अपनी हरकतें शुरू कर दी। इस बार मान ने उसे थोड़ा जोर से डांट दिया। वह नहीं चाहता था कि वह गिरकर कोई हाथ पैर तुड़वा ले, लेकिन उसके डांटने का असर यह हुआ कि वेदाक्षी रोने लगी और कोई धीरे धीरे नहीं, गला फाड़ फाड़ कर। आसपास के सब लोग उसे देखने लगे थे। मान हैरान था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह ऐसी हरकत करेगी। वो दहाड़े मार मार कर रो रही थी। सब लोग उसकी तरफ ही देखने लगे।
माँ ने जल्दी से उसे चुप कराने की कोशिश करते हुए कहा, वेदू सॉरी यार। क्या कर रही हो, रो क्यों रही हो, क्यों मेरी इज्जत का कचरा करवा रही हो मेरे ससुर के सामने। वैसे ही वह मुझसे खार खा कर बैठे हैं। उसकी यह बात सुनकर तो वेदाक्षी और जोर जोर से दहाड़े मार कर रोने लगी। घर वाले खुद हैरान परेशान से उन दोनों को देख रहे थे। वही मान को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे जिससे वेदाक्षी चुप हो जाए। तभी उसकी नज़र बगल में ही खड़े एक छोटे से बच्चे पर गई, जिसके हाथ में आइसक्रीम थी। वह आइसक्रीम खाने के लिए उसका रैपर खोल ही रहा था कि मान ने जल्दी से उसके हाथ से आइसक्रीम छीनी और वेदू को पकड़ा दी। वेदू ने जैसे ही आइसक्रीम देखी वह अपना रोना भूल गई और आराम से आइसक्रीम खाने लगी। घर वाले हैरानी से मान को देख रहे थे। क्या वह आदमी पागल हो चुका था जिसने एक बच्चे की आइसक्रीम छीनकर अपनी पत्नी को दे दी थी, वह भी सिर्फ इसलिए कि वह रो रही थी। वही वह बच्चा कुछ पल यो हैरान सा मान को देखता रहा, लेकिन जब उसने अपनी आइसक्रीम वेदाक्षी को खाते देखा तो अब वह दहाड़े मार मार कर रोने लगा था। उसकी माँ ने जब ये सब देखा तो वह घूर कर मान को देखने लगी। मान ने उन्हें देखा और जल्दी से सॉरी कहते हुए कहा, सॉरी मैं आपको कंपनसेशन के तौर पर एक्स्ट्रा आइसक्रीम दिलवा दूंगा, लेकिन प्लीज़ मेरी बीवी का चुप होना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। उस औरत ने उसे घूरते हुए कहा, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा रो रहा है। घर वाले भी मान को अजीब तरह से देख रहे थे। भला ऐसा कौन आदमी करता है? जैसा उसने कर दिया था, लेकिन अब तो जो हो गया था सो हो गया था, और वेदिक्षी उसे तो इन सब से कोई मतलब ही नहीं था। वह बड़े आराम से मजे के साथ अपनी आइसक्रीम खा रही थी, लेकिन बेचारा मान फंस चुका था। उसने वेदाक्षी को कनखियों से घूरा और मन ही मन बोला, कैसी बीवी मिली है भगवान, सच में बच्ची ही है ये। बेचारे मान ने उस बच्चे को बहला फुसला कर और आइसक्रीम दिलाई और उस मामले को रफा दफा किया, वरना वह औरत तो पक्का उससे लड़ने के मूड में थी। और मान को तो इस बात पर हैरानी हो रही थी कि उसकी बीवी को इन सब से कोई मतलब ही नहीं था। एपिसोड 92 बेचारा मान। उस औरत ने उसे घूरते हुए कहा, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा रो रहा है। घर वाले भी मान को अजीब तरह से देख रहे थे। भला ऐसा कौन आदमी करता है? जैसा उसने कर दिया था, लेकिन अब तो जो हो गया था सो हो गया था, और वेदिक्षी उसे तो इन सब से कोई मतलब ही नहीं था। वह बड़े आराम से मजे के साथ अपनी आइसक्रीम खा रही थी, लेकिन बेचारा मान फंस चुका था। उसने वेदाक्षी को कनखियों से घूरा और मन ही मन बोला, कैसी बीवी मिली है भगवान, सच में बच्ची ही है ये। बेचारे मान ने उस बच्चे को बहला फुसला कर और आइसक्रीम दिलाई और उस मामले को रफा दफा किया, वरना वह औरत तो पक्का उससे लड़ने के मूड में थी। और मान को तो इस बात पर हैरानी हो रही थी कि उसकी बीवी को इन सब से कोई मतलब ही नहीं था। वह सब लोग शॉपिंग में बिजी हो गए। अध्याय की नज़र बराबर मान पर और उसकी हरकतों पर बनी हुई थी। हाँ, भले ही वह मन से सब कुछ समझ चुका था और मान को अपना भी चुका था शायद, लेकिन फिर भी अपनी बेटी के मामले में वह 1% भी रिस्क लेने के मूड में नहीं था। इसलिए अब भी मान पर उसकी नज़र लगातार बनी हुई थी। वही अथर्व वह तो वैसे भी उसे घूरने का काम कर ही रहा था। बेचारा मान ससुर और अपने काका ससुर के बीच खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था। उसने मन ही मन कहा, क्या किस्मत है, मेरी बीवी को मतलब नहीं है और ससुर और काका ससुर ऐसे घूर रहे हैं जैसे जान ही ले लेंगे या फिर आंखों से मुझे खा जाएंगे। भगवान कोई तो आइडिया दो जिससे इन दोनों का दिल जीत पाऊं, वरना मेरी जिंदगी आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाली। ये सोचते हुए उसकी नज़र वेदू पर गई, जो निर्णय के साथ बैठकर ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी। मान का मन किया अपना सर कहीं दीवार पर दे मारे। बेचारा वह यहाँ पर अपने ससुर की आंखों के प्रकोप से बचने की कोशिश कर रहा था, वही उसकी बीवी मजे से अपने जीजा के साथ मिलकर अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी। और गुस्सा तो उसे निर्णय पर भी आ रहा था। वह उसका भाई था, कम से कम उसे तो उसकी हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन वह दोनों जीजा साली अपने में लगे पड़े थे। निर्णय ने वेदू को देखा और बोला, यार वेदू, मैं तो कह रहा हूँ एक मस्त सा इंडो वेस्टर्न गाउन बनवा लो, बड़ी गजब लोगोगी उसमें। वेदू ने मुंह बनाकर उसे देखा और बोली, दी को बोलो अभी कि आप मुझसे क्या बोल रहे हो। निर्णय ने तुरंत उसका मुंह बंद करते हुए कहा, चुप रह मेरी माँ, अब क्या तेरा जीजा होने के नाते मैं तुझसे मजाक भी नहीं कर सकता। वेदू ने उसका हाथ अपने मुंह से हटाते हुए कहा, देखो जीजू, चाहे जो भी हो, आप मुझे कितने ही सजेशन क्यों ना दो, लेकिन मैं तो अपनी दी पसंद के कपड़े ही लूंगी। आपको पता है हमेशा से वह मेरे लिए बेस्ट कपड़े चूज करती है, मुझे किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं है।
इसलिए आप ये सब मेरे आगे ना ही खोल कर बैठो तो अच्छा होगा ना। क्यों हम मेहनत करें जब दी है हमारे लिए। निर्णय ने उसकी बात सुनी और कुछ सोचते हुए बोला, बात तो सही है यार। जब तेरी दी हमारे लिए सब कुछ सेलेक्ट कर ही रही है तो हम क्यों मेहनत करें। छोड़ो, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। तुम्हारी दी को सब कुछ करने देते हैं, वह भी खुश हम भी खुश, और मजे ही मजे। ये कहकर दोनों ने हाई फाई दिया। तभी निर्णय ने उसे देखते हुए कहा, यार भूख लगी है, कुछ खाओगी। वेदू तो वैसे भी एक नंबर की भुक्कड़ थी, उसे तो हमेशा बस खाने के लिए कुछ चाहिए होता था। वैसे भी मान के कहे अकॉर्डिंग वह सिर्फ दो चीज़ों के लिए अपना मुंह खोलती थी, पहले खाने के लिए और दूसरा उससे लड़ने के लिए। और जब सामने से उसे कोई खाने के लिए पूछ रहा था तो खाने को मना करना तो वेदाक्षी के उसूलों के खिलाफ था। उसने तुरंत कहा, हाँ जीजू, भूख तो लगी है, चलो कुछ खा कर आते हैं। ये कहकर वो उठ खड़ी हुई और उसने अपना हाथ निर्णय की तरफ बढ़ा दिया। निर्णय ने उसका हाथ पकड़ा और उठते हुए बोला, चलो यार कुछ खा कर आते हैं। उद्धरण चिन्ह। सब लोगों ने उन दोनों की तरफ देखा तो निर्णय बोला, भूख लगी है, कुछ खा कर आ रहे हैं हम। आप लोगों को चाहिए बता दीजिए हमें, हम ला देंगे। लेकिन सबने उन्हें मना कर दिया। तभी मान ने उन दोनों को देखते हुए कहा, आए हुए अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ है और तुम दोनों को भूख भी लग गई। वेदाक्षी ने मुंह बनाकर कहा, तुम क्या हमें नजर लगाओगे खड़ूस मान। तुम्हें खाना है तो साथ चलो, वरना यही बैठे रहो, नजर मत लगाओ। मान का मन तो किया कि उसे अभी सबक सिखा दे, लेकिन सब लोगों के बीच में वो कुछ बोल नहीं सकता था, और खासकर जब अध्याय वहां मौजूद था। लेकिन तभी आयु बोली, वेदू में भी चलती हूँ, मुझे भी भूख लगी है। उद्धरण चिन्ह। उसके ये कहते ही नित्या भी उठ खड़ी हुई और बोली, मुझे अकेला छोड़कर मत जाना, मैं भी चल रही हूँ। रुद्रा ने उन सब को देखकर कहा, सबके घर से भूखे आए थे क्या, जो यहाँ आते सबको खाना खाने की सूझ रही है। और दूसरी बात, हम यहाँ पर शॉपिंग करने आए हैं, भूलो मत रिसेप्शन की डेट नज़दीक है और हमें आज ही सब कुछ फाइनल करके जाना है। निर्णय ने अपना मुंह बनाया और उसे देखते हुए बोला, यार रुद्रा, तुम किसी खड़ूस टीचर की तरह बिहेव करना बंद करो। हम बस अभी आ जाएंगे और हमें पता है तुम हम सबके लिए ड्रेस पहले से सेलेक्ट करके बैठ जाओगी, इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं है। तभी वेदू ने उसे मक्खन लगाते हुए कहा, और मेरे लिए तो कपड़े हमेशा आप ही सेलेक्ट करते हो ना दी, और वह सबसे बेस्ट होती है, इसलिए इस बार भी आप ही सेलेक्ट करो। रही बात चाची और बुआ की तो वो दोनों आकर देख लेंगी, तब तक के लिए आप हमारे लिए तो सेलेक्ट करो। रुद्रा ने उन दोनों को अपनी आंखें छोटे छोटे करके घूर जैसे कहना चाह रही हो, तुम्हारी सारी चालबाजियां और मक्खनबाजी समझ रही हूं मैं। लेकिन उसने उन सब को मना नहीं किया। वह सब आराम से वहां से निकल गए और रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गए। मानव वेदू की जगह जाकर बैठ चुका था। उसने सेल्स गर्ल को देखते हुए कहा, इंडो वेस्टर्न गाउन्स में कुछ दिखाए, ध्यान रहे गोल्डन और सिल्वर के अलावा जो एस्थेटिक और पेस्टल कलर्स है उनमें दिखाए। सबकी नज़र मान पर चली गई। मान को जब सबकी नज़रें खुद पर महसूस हुई तो उसने हड़बड़ा कर कहा, मैं तो बस रुद्रा की हेल्प कर रहा था ताकि वेदू के लिए कुछ अच्छी सी ड्रेस सेलेक्ट हो जाए। रुद्रा ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, हाँ मैं सब समझ रही हूँ, तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मान, वैसे भी यह कोई नई बात नहीं है। पिछली बार भी जब शॉपिंग के लिए हम लोग आए थे तो तुमने कितना कुछ पैक नहीं करवा लिया था उसके लिए। मान ने जल्दी से अपनी नज़र उस पर से हटा ली और उसकी बात को इग्नोर कर दिया। उसकी हरकत देखकर रुद्रा हंस पड़ी। वहीं गिरिजा जी ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए मन ही मन कहा, अब लग रहा है कि मान की जिंदगी में सब कुछ सही होगा। तनिष्ठा ने अध्याय को देखा और धीरे से कोहनी मारते हुए बोली, याद आया आपको कुछ। अध्याय ने उसे देखा और आईब्रो उचका अगर पूछा, क्या। तनिष्ठा ने जवाब देते हुए कहा, मान ने वेदू के लिए कितना कुछ पैक करवा लिया। आपको याद है शुरू में मेरी शादी हुई थी आपसे और बुआ की एनिवर्सरी के टाइम पर हम शॉपिंग के लिए गए थे, तो आपके कहने पर बुआ ने मेरे लिए कितना कुछ नहीं खरीद लिया था। उसकी बात सुनकर अध्याय के जहन में भी पुरानी बातें ताज़ा हो गई और उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई कि तभी तनिष्ठा बोली, आप मानिए या मत मानिए, लेकिन आपकी बेटी बिल्कुल सही हमसफर के साथ है। उसकी यह बात सुनकर अध्याय की नज़रें मान पर टिक गई, जो वेदाक्षी के लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रहा था। एपिसोड 93 रुद्रिका की मान को चिढ़ाने की कोशिश। देखो भाई, कमेंट तो मैं सबके पढ़ रही हूँ, पर रिप्लाई करने का न तो इतना टाइम मिल रहा है और ना इतनी हिम्मत है, तो उसके लिए सॉरी। मान ने जल्दी से अपनी नज़र उस पर से हटा ली और उसकी बात को इग्नोर कर दिया।
उसकी हरकत देखकर रुद्रा हंस पड़ी। वहीं गिरिजा जी ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए मन ही मन कहा, अब लग रहा है कि मान की जिंदगी में सब कुछ सही होगा। तनिष्ठा ने अध्याय को देखा और धीरे से कोहनी मारते हुए बोली, याद आया आपको कुछ? अध्याय ने उसे देखा और आईब्रो उचका अगर पूछा, क्या? तनिष्ठा ने जवाब देते हुए कहा, मान ने वेदू के लिए कितना कुछ पैक करवा लिया। आपको याद है शुरू में मेरी शादी हुई थी आपसे और बुआ की एनिवर्सरी के टाइम पर हम शॉपिंग के लिए गए थे, तो आपके कहने पर बुआ ने मेरे लिए कितना कुछ नहीं खरीद लिया था। उसकी बात सुनकर अध्याय के जहन में भी पुरानी बातें ताज़ा हो गई और उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई कि तभी तनिष्ठा बोली, आप मानिए या मत मानिए, लेकिन आपकी बेटी बिल्कुल सही हमसफर के साथ है। उसकी यह बात सुनकर अध्याय की नजरें मान पर टिक गई, जो वेदाक्षी के लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रहा था। मान कुछ गाउन्स देख रहा था। रुद्रा ने उसे देखते हुए कहा, फिटिंग का कैसे पता करोगे? वह तो यहाँ है नहीं। किसे ट्राई करवाने वाले हो तुम? मान ने उसे घूर कर देखा। वह अच्छे से समझ रहा था वह उसके मुंह से क्या सुनना चाह रही थी। रुद्रिका ने दांत दिखाते हुए कहा, मैं तो बस पूछ रही हूँ, डराओ मत ऐसे मुझे। मान ने शांत सी आवाज में कहा, आ जाएगी थोड़ी देर में। ये कहते हुए उसने अपना ध्यान फिर से उन कपड़ों पर लगा दिया। कुछ देर बाद उसने कुछ गाउन सेलेक्ट करके साइड में रख दी और फिर गिरिजा जी की हेल्प करने लगा उनकी साड़ी सेलेक्ट करने में। रुद्रिका ने गिरिजा जी को देखा और बोली, वैसे माँ आपके लिए काफ़ी अच्छा है ना, दो बेटों का होना। एक न हो तो दूसरा तो सब कुछ संभालने के लिए मौजूद होता ही है। गिरिजा जी ने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल, और दूसरी बात यह भी है कि मान मेरा बड़ा बेटा है। भले ही वह निर्णय से सिर्फ 1 महीने बड़ा है, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा समझदार है। निर्णय में मैच्योरिटी है, लेकिन उस मैच्योरिटी को शो करना उसे पसंद नहीं है। और मान में मैच्योरिटी है और यह उसी मैच्योरिटी के साथ सारे फैसले भी लेता है। तभी तनिष्ठा ने कहा, वैसे मान के मम्मी पापा कहाँ हैं? हम उनसे एक बार भी नहीं मिले, क्या वह यहाँ नहीं रहते? मान ये सुनते ही एकदम से शांत पड़ गया। जाहिर सी बात थी कि उसका अस्तित्व उसके माँ बाप से जुड़ा हुआ था और हर बार यह सवाल तो उठना ही था। वेदाक्षी जो अभी उधर ही आ रही थी, उसने जैसे यह बात सुनी तुरंत वहां जल्दी से आकर बात बदलते हुए बोली, मम्मा आपने मेरे लिए कुछ सेलेक्ट नहीं किया। मैं आप सबके भरोसे बैठी हूँ, मुझे नहीं समझ में आता कि क्या पहनना है। रुद्रा दी, आपने देखा कुछ? मान की नजरें वेदाक्षी पर रुक गई। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर ही वो पता लगा सकता था कि वह हड़बड़ी में ये सब बोल रही थी ताकि मान के दिमाग से वह बात निकल जाए जो अभी अभी उसकी माँ ने कही थी। मान ने उसका हाथ पकड़ उसे नीचे खींचा। वेदू उसके पास बैठ गई। मान ने धीरे से उसके कान में कहा, इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, जो हो चुका है सो हो चुका है। मैं एक बात को पकड़ कर बैठने वालों में से नहीं हूँ। वह तो बस कभी कभी माँ की ज़्यादा याद आ जाती है तो हो जाता है, टेंशन मत लो तुम, मैं ठीक हूँ। वेदू उसे देखने लगी। हालांकि उसने कह दिया था, लेकिन फिर भी वह नहीं चाहती थी कि मान के दिल में कुछ भी ऐसी बात रहे जो उसे चोट पहुंचाए। रुद्रिका ने वेदाक्षी को देखा और बोली, वैसे तेरे लिए मैंने तो नहीं, लेकिन माँ ने ड्रेस जरूर सिलेक्ट किया है, जाकर ट्राई कर ले एक बार। वेदाक्षी मान को देखने लगी तो मान बोला, मुझे कुछ ड्रेस पसंद आए, तुम देख लो एक बार, अगर ठीक लगे तो उनमें से एक फाइनल कर लो। वेदाक्षी चुपचाप उसकी बात मान गई और ड्रेस लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वह एक एक ड्रेस ट्राई करके सबको दिखाने लगी। मान को तो वह सारी ही पसंद आ रही थी। रुद्रिका ने मान को कोहनी मारते हुए कहा, कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है, कौन सी फाइनल करवानी है उससे? मान ने उसे आंखें दिखाए और बोला, तुम शांत नहीं रह सकती। रुद्रिका ने मुंह बनाकर कहा, इस तरह से आंखें दिखाना बंद करो, तुम्हारी साली हूं मैं, समझे तुम? उस हिसाब से तो मैं तुम्हारा जेठ भी लगता हूँ। मान ने उसे लगे हाथ ही सुना दिया। रुद्रिका का मुंह बन गया। आखिर में वेदाक्षी एक एमरल्ड ग्रीन कलर की गाउन पहन कर आई, जिसमें वह हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उस गाउन में सिक्विन का वर्क किया गया था और साथ ही सिल्वर कलर के बीड्स लगे हुए थे, जिससे वह गाउन और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मान की नजरें बस वेदाक्षी पर टिक गई। उसने इस बार किसी की भी परवाह नहीं की और तुरंत बोला, परफेक्ट, हम ये ले रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। उसके इस तरह बोलने से वेदाक्षी शर्मा गई। उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे और वह ब्लश कर रही थी। हर किसी की नज़र वेदू के चेहरे पर थी और उसकी यह हालत देखकर हर किसी के होठों पर मुस्कान थी। निर्णय ने तुरंत कहा, बात तो सही है वेदू,
ये परफेक्ट है, तुम यही पैक करवाओ। एक काम करते हैं, तुम दोनों बहनें एक जैसे कपड़े पहनो। हम दोनों भाई एक जैसे कपड़े पहनेंगे। रुद्रिका और वेदाक्षी ने एक साथ कहा, बिल्कुल नहीं, और फिर एक दूसरे को देखने लगी। सब लोग भी उन्हें हैरानी से देख रहे थे। तभी रुद्रिका बोली, हम दोनों एक जैसे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनेंगे। अगर ऐसा हुआ तो सब लोग कंपैरिजन करेंगे कि कौन ज्यादा खूबसूरत लग रही है, और मुझे कंपैरिजन नहीं पसंद, खासकर जब बात मेरी और वेदू की हो। हम दोनों अपनी अपनी जगह परफेक्ट है, और यह काफ़ी है। मैंने अपने लिए अलग गाउन सेलेक्ट कर लिया है, और रही बात तुम दोनों भाइयों की, तो हमारी ड्रेस के अकॉर्डिंग ही तुम दोनों के कपड़े होने वाले हैं। आयु ने कहा, मुझे भी यही ठीक लग रहा है। बाकी भी हम सब ने सब कुछ देख लिया है, तो सब लोग कपल कोड के अकॉर्डिंग ही ड्रेस बनवाएंगे, अपने अपने पार्टनर के साथ कॉम्बिनेशन बिठाकर, और सब लोग परफेक्ट लगेंगे। सबने जल्दी ही अपने अपने आउटफिट डिसाइड किए, और फिर वहां से कुछ खा पी कर वापस घर के लिए निकल गए। अब बस रिसेप्शन की तैयारी ही शुरू करनी थी। वैसे भी रिसेप्शन में कुछ ज़्यादा दिन तो बचे नहीं थे, और इस बीच भी कुछ ना कुछ काम तो हो निकल ही आने वाला था। वेदू बड़ा खुश थी, हाल तो वही रुद्रिका का भी था। दोनों बहनें हॉल में बैठी गॉसिप कर रही थी, और डिसाइड कर रही थी कि अपने रिसेप्शन डे को परफेक्ट कैसे बनाया जाए। परफेक्ट मेकअप, ज्वेलरी, हेयर स्टाइल, सब कुछ वो दोनों बैठकर डिसाइड कर रही थी। निर्णय ने उन दोनों को देखा और बोला, यार अभी भी हमारे पास 3 दिन हैं। तुम दोनों तो ऐसे डिसाइड कर रही हो जैसे तुम्हें कल ही तैयार होना है। वेदू ने मुंह बनाया और बोली, जीजू आप लड़कों को तो कोई टाइम नहीं लगता, बस कपड़े पहनोगे, बाल सेट करोगे और तैयार। हम लड़कियों को कितनी चीज करनी होती है। एक दिन के लिए आप लड़की बनकर देखो, आपको पता लग जाएगा। निर्णय ने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं, मैं लड़का ही ठीक हूँ, औरत बनने का कोई शौक नहीं है मुझे। तभी अंशिका ने आते हुए कहा, वैसे भाभी, भैया की काफी सारी फोटोज है बचपन के, जिसमें वह लड़की भी बने थे और बहुत क्यूट लग रहे थे। उन दोनों ने जैसे ही सुना एक साथ बोली, क्या सच में? वही निर्णय घूरकर अंशु को देख रहा था, जैसे कहना चाह रहा हो, बताना जरूरी था। लेकिन अंशिका तो अंशिका, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उन दोनों को देखते हुए कहा, हाँ वह फोटोस एल्बम में है, और कमाल की बात यह है कि वह एल्बम भाई ने छुपा कर रख रखी है। ये सुनकर वह दोनों निर्णय को देखने लगी। निर्णय ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वह उनकी बातें सुन ही ना रहा हो। वह किसी को भी वह वाली फोटोज दिखाना नहीं चाहता था। एपिसोड 94। आप दोनों के बच्चे भी ऐसे ही क्यूट क्यूट होंगे। निर्णय ने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं, मैं लड़का ही ठीक हूँ, औरत बनने का कोई शौक नहीं है मुझे। तभी अंशिका ने आते हुए कहा, वैसे भाभी, भैया की काफी सारी फोटोज है बचपन के, जिसमें वह लड़की भी बने थे और बहुत क्यूट लग रहे थे। उन दोनों ने जैसे ही सुना एक साथ बोली, क्या सच में? वही निर्णय घूरकर अंशु को देख रहा था, जैसे कहना चाह रहा हो, बताना जरूरी था। लेकिन अंशिका तो अंशिका, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उन दोनों को देखते हुए कहा, हाँ वह फोटोस एल्बम में है, और कमाल की बात यह है कि वह एल्बम भाई ने छुपा कर रख रखी है। ये सुनकर वह दोनों निर्णय को देखने लगी। निर्णय ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वह उनकी बातें सुन ही ना रहा हो। वह किसी को भी वह वाली फोटोज दिखाना नहीं चाहता था। वेदाक्षी को पता लग चुका था, तो अब वह निर्णय को ऐसे ही कैसे जाने दे सकती थी। वह जल्दी से गई और जाकर उसके पास बैठते हुए उसके बाजू पकड़कर उसके कंधे पर अपनी थोड़ी टिकाकर बोली, जीजू, मेरे प्यारे जीजू, क्या आप मुझे भी वह फोटोज नहीं दिखाओगे? दिखाओ ना प्लीज। उद्धरण चिन्ह। निर्मी ने उसे तिरछी नजरों से घूरा, जैसे कहना चाह रहा हो कि तुम्हारी सारी मीठी मीठी बातें समझ रहा हूं मैं। वेदू ने छोटा सा मुंह बनाया और क्यूट सी शक्ल के साथ आंखें मटकाते हुए बोली, देखो मैं आपकी इकलौती साली हूं ना, प्लीज मुझे दिखाओ, मुझे देखना है। निर्णय ने मुंह बनाकर कहा, चुपचाप से सीधे बैठो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दिखाने वाला, और वो फोटोज में किसी को नहीं देने वाला, समझे? तभी पीछे से मान की आवाज आई, वह इतना इंसिस्ट कर ही रही है तो दिखा दे। क्यों इतना भाव खा रहा है? वैसे भी तू उस फोटो में बड़ा क्यूट लग रहा था, मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि मेरा भाई नहीं मेरी बहन है। निर्णय ने उसे घूरते हुए कहा, तू पार्टी मत बदल मान, बीवी के आगे भाई को भूल जाता है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मान ने उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहा, ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से जाकर एल्बम लेकर आ। निर्णय ने उसे घूरकर देखा तो मान बोला, तू लेकर आ रहा है या फिर मेरे पास कुछ और भी चीजें हैं जो रुद्रिका को बतानी चाहिए? बता दूं? निर्णय ने जल्दी से कहा, सोचना भी मत,
मैं लेकर आ रहा हूँ। ये कहते हुए वो उठकर भाग गया। रुद्रा ने सवालिया नजरों से मान को देखा और बोली, तुम्हारे कहने का मतलब क्या था? मान ने मुस्कुराकर उसे देखा और कहा, कुछ नहीं, बस हम दोनों भाइयों की पर्सनल बातें हैं। वह और बात है कि मैं उसे हर बार उन बातों के चलते हैं ब्लैकमेल कर देता हूँ और उसे मेरी बात माननी पड़ती है। वेदाक्षी ने उसे देखा और बोली, तुम तो बड़े दुष्ट हो। मैं तो सिर्फ तुम्हें खड़ूस मान और निर्दोष ही समझती थी, लेकिन तुमसे बड़ा दुष्ट प्राणी तो कोई और है ही नहीं। अपने भाई को ब्लैकमेल करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? आती है, और इसीलिए मैंने कपड़े पहन रखे हैं, समझी? मान ने उसे टीज करते हुए कहा। वेदू हैरानी से उसे देखने लगी। वही रुद्रिका को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। वेदाक्षी ने मुंह बनाया और बोली, आप इसकी साइड हो या मेरी साइड हो? हंसो मत मुझ पर। रुद्रिका ने हंसते हुए कहा, मैं क्या करूं? बात ही उसने ऐसी कही कि हंसी आ गई। वेदाक्षी का मुंह बन गया। थोड़ी देर में ही निर्णय वो एल्बम लेकर आ गया था। अब वह एल्बम बीच में रखा था और उसके इर्द गिर्द वह सब बैठ चुके थे। निर्णय ने सबको देखते हुए कहा, खबरदार जो किसी ने मेरा मजाक उड़ाया तो आइंदा से कभी किसी की कोई बात नहीं मानूंगा। लेकिन उसकी बात को हर कोई इग्नोर कर गया। उनमें से किसी ने भी उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। निर्णय का मुंह बन चुका था। वेदू ने जल्दी से एल्बम ओपन किया और एक एक कर सारी फोटोज देखने लगी। सब लोग बड़े गौर से और ध्यान से उस एल्बम को देख रहे थे। उसमें निर्णय के बचपन के ढेर सारे फोटोज भरे हुए थे, जिसमें ज्यादातर फोटोज में उसे फ्रॉक पहनाकर किसी लड़की की तरह तैयार किया गया था। यहाँ तक कि उसके लंबे बालों को दो चोटी बनाकर उसमें छोटे छोटे क्लिप लगाए गए थे। रुद्रा और वेदू दोनों ही बड़े गौर से और खुशी खुशी वह एल्बम देख रही थी। रुद्रिका ने निर्णय को देख कहा, कुछ भी कहो यार, बचपन में तो तुम बड़े क्यूट थे, लेकिन अब तुम्हारी क्यूटनेस को क्या हो गया है? निर्णय ने मुंह बनाया और बोला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है मैं अब क्यूट नहीं रहा? वेदाक्षी ने उन दोनों की बात काटते हुए उस फोटो को देखते हुए कहा, दी जीजू, एक बात तो मुझे कंफर्म हो चुकी है कि आप दोनों के जब बच्चे होंगे ना तो वह ऐसे ही प्यारे प्यारे और क्यूट क्यूट से होंगे और मैं उनको ऐसे ही तैयार करूंगी। उसकी यह बात सुनते ही हर किसी की नजरें उस पर आकर रुक चुकी थी। मान, निर्णय और रुद्रिका तीनों ही उसे हैरानी से आंखें फाड़े देख रहे थे, लेकिन वेदू उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। यहाँ तक कि शायद उसे ये भी समझ नहीं आया था कि उसने क्या कह दिया था। मान ने वेदाक्षी को कोहनी मारते हुए कहा, क्या बोल रही हो तुम? वेदाक्षी ने उसे देखा और फिर फोटो को देखकर बोली, खड़ूस मान, देखो तो जरा, जीजू कितने प्यारे लग रहे हैं। खड़ूस मान, तुम्हारे कोई ऐसी फोटोज नहीं है क्या? मेरा मन हो रहा है तुम्हें भी ऐसी फोटोज में देखने का। मान ने उसे देखा और बोला, नहीं, मेरे ऐसे कोई फोटोज नहीं है। तुम निर्णय के फोटो से ही काम चला लो, और शुक्र है कि मेरे फोटोज नहीं है। वह सब थोड़ी देर तक उसे पूरे एल्बम को देखते रहे और उसके बाद वहीं पर बैठकर चिट-चिट करने लगे। कुछ दिन यूं ही हंसी खुशी बीत गए। रिसेप्शन की तैयारी शुरू हो चुकी थी। मान और निर्णय के लिए ग्रैंड रिसेप्शन प्लान किया गया था। शादी जितनी छुपकर की गई थी, रिसेप्शन उतना ही ओपनली किया जाने वाला था। वेदाक्षी काफी एक्साइटेड थी उस दिन को लेकर। हाल तो कुछ रुद्र का भी ऐसा ही था। अगले दिन रिसेप्शन था और रात को वेदाक्षी अपने कमरे में बैठी कुछ सोच रही थी। मान फ्रेश होकर आया। उसने जब उसे सोच में डूबे देखा तो उसके पास जाकर बैठते हुए बोला, क्या सोच रही हो तुम? वेदाक्षी ने उसे देखा फिर बोली, सोच रही हूँ हमारी शादी कितनी अजीब तरह से हुई ना, और अब देखो हमें। मान ने उसका हाथ पकड़ मुस्कुरा कर कहा, अब देखो नहीं, थोड़ा वक्त और बीतने दो फिर देखना। वेदाक्षी उसे देखने लगी कि मान बोला, कल के लिए तैयारी हो गई तुम्हारी? अगर कुछ कमी है तो मुझे बताओ। वेदू ने झट से कहा, सब कुछ परफेक्ट है, चाचा जी ने मेरे कहे अकॉर्डिंग डेकोरेशन करवाई है। मान उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। वह थोड़ी देर दोनों बैठकर इधर उधर की बातें करते रहे और फिर सोने चले गए। वैसे भी अगला दिन उन दोनों के लिए बेहद खास था। एपिसोड 95 आप जो कर रहे हो उसे जासूसी कहते हैं। अगले दिन रिसेप्शन था और रात को वेदाक्षी अपने कमरे में बैठी कुछ सोच रही थी। मान फ्रेश होकर आया। उसने जब उसे सोच में डूबे देखा तो उसके पास जाकर बैठते हुए बोला, क्या सोच रही हो तुम? वेदाक्षी ने उसे देखा फिर बोली, सोच रही हूँ हमारी शादी कितनी अजीब तरह से हुई ना, और अब देखो हमें। मान ने उसका हाथ पकड़ मुस्कुरा कर कहा, अब देखो नहीं, थोड़ा वक्त और बीतने दो फिर देखना। वेदाक्षी उसे देखने लगी कि मान बोला, कल के लिए तैयारी हो गई तुम्हारी? अगर कुछ कमी है तो मुझे बताओ। वेदू ने झट से कहा, सब कुछ परफेक्ट है,
चाचा जी ने मेरे कहे अकॉर्डिंग डेकोरेशन करवाई है। मान उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। वह थोड़ी देर दोनों बैठकर इधर उधर की बातें करते रहे और फिर सोने चले गए। वैसे भी अगला दिन उन दोनों के लिए बेहद खास था। अगली सुबह पूरे घर में अफरा तफरी मची हुई थी। हालांकि रिसेप्शन रात को था, लेकिन हर कोई किसी न किसी काम में बिजी था। अंशिका रुद्रिका और वेदू को अपने कामों में लगाए हुए थी। कभी उसे अपनी ज्वेलरी मैच करनी होती थी, तो कभी उसे अपनी ड्रेस परफेक्ट नहीं लग रही थी। कभी कुछ तो कभी कुछ उसका लगा हुआ ही था। वेदाक्षी ने मुंह बनाया और बोली, अंशु रिसेप्शन हमारा है और हम लोग तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, जबकि तुम्हें हमारी हेल्प करनी चाहिए। अंशिका ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, आप मेरी भाभी हो ना? मैं तो मासूम सी छोटी सी बच्ची हूँ, मुझे भला क्या ही आता है। रुद्रिका ने उसके सिर में चपक लगाए और बोली, ज्यादा भोली बनने की एक्टिंग मत करो, सब पता है हमें। उसकी बात सुनकर अंशिका ने दांत दिखा दिए। पूरा दिन काम में निकल गया। शाम को जब सारी तैयारी हो गई तो उसके बाद सब लोग तैयार होने जा चुके थे। आलोक जी और गिरिजा की सबसे पहले तैयार होकर बाहर आ चुके थे। थोड़ी देर में मेहमान आने शुरू हो जाने वाले थे और वह दोनों मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार खड़े थे। थोड़ी ही देर में अध्याय राम और बाकी सब लोग भी वहां पहुंच गए। गिरिजा जी और आलोक जी ने उन सब का स्वागत किया और वह सब अंदर चले आए। अध्याय तो बस अपनी बेटी को देखना चाहता था, लेकिन वह ये भी जानता था कि इस वक्त वह तैयार हो रही होगी और वेदाक्षी के नखरे कितने थे यह उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता था। हर बार तैयार होने के लिए वह तनिष्ठा से डांट सुनती थी, लेकिन आज वह कैसे तैयार होगी यही सोचकर अध्याय कुछ परेशान था। उसने कुछ सोचा और अपने कम अंदर की तरफ बढ़ा दिए। वह अंदर आया तो वहां कुछ सर्वेंट काम कर रहे थे। उसने एक सर्वेंट से मान के रूम का पता किया और अपने कदम उस तरफ बढ़ा दिए। वह कमरे की तरफ आया कि तभी नजर खिड़की पर गई, जो खुली हुई थी। उसकी नजर अंदर की तरफ पड़ी तो वेदाक्षी मिरर के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। उसने मिरर से मान को देखते हुए कहा, खडूसमान ये गाउन अच्छा तो लग रहा है ना? अध्याय एकटक उसे देखने लगा। वह सच में बहुत प्यारी लग रही थी और उस पर वह भी देखना चाहता था कि मान उसके नखरे कैसे उठता है, क्योंकि उसे पता था तनिष्ठा की डांट से बचने के लिए अध्याय हमेशा उसकी हेल्प करता था। लेकिन आज वह अकेली थी तैयार होने के लिए। मान ने उसे देखा और बोला, परफेक्ट, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तभी वेदाक्षी ने अपने हाथ में पकड़े 2 अमेरिकन डायमंड के नेकलेस उसे दिखाते हुए कहा, कौन सा पहनूं? कौन सा ज्यादा अच्छा लगेगा? मान जो भी अपना शर्ट पहन ही रहा था, उसने उसे देखा और अपना शर्ट साइड में रखकर उसकी तरफ बढ़ गया। वह इस वक्त सिर्फ ब्लैक वेस्ट में था। मान ने उसके पास आकर उसके हाथ से ज्वेलरी ली और उसे आराम से बैठाते हुए बोला, तुम इतना हड़बड़ा क्यों रही हो? आराम से तैयार हो जाओ, कोई जल्दी नहीं है वेदू। वेदाक्षी ने मिरर से उसे देखा और बोली, पता नहीं क्यों नर्वस सा फील हो रहा है, और आज से पहले मैं अकेले कभी तैयार नहीं हुई। दी मम्मा, कोई ना कोई हमेशा साथ रहता था, मैं दी को बुला लूं। ये कहते हुए उसने बड़ी उम्मीद से उसे देखा। मान ने उसे देखा और बोला, उसे भी तो तैयार होना होगा ना? ये सुनकर वेदू का मुंह लटक गया। मान ने पीछे से उसके चेहरे को थामा और बोला, मैं हूं ना, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? ये कहते हुए वह उसकी ज्वेलरी देखने लगा। उसने 4 से 5 सेट खोलकर रख रखे थे। सारे अमेरिकन डायमंड के बने हुए थे। वेदाक्षी ने एमरल्ड ग्रीन कलर की गाउन पहन रखी थी, जिस पर सिक्विन का वर्क था और वह काफी हैवी गाउन था। मान ने मेहरून कलर के अमेरिकन डायमंड से बना नेकलेस उठाया और उसे पहनाते हुए कहा, तुम शांति से बैठो, मैं तैयार करता हूँ तुम्हें। अध्याय अभी भी बाहर से उन दोनों को देख रहा था। उसे कहीं ना कहीं मन में तसल्ली हो रही थी कि शायद मान उसकी बेटी को अच्छे से समझने लगा है और वह उसे संभाल लेगा। और जो उसने अभी देखा था उसके बाद तो उसे यकीन भी होने लगा था कि मान से बेहतर लाइफ पार्टनर शायद ही उसकी बेटी को मिल सकता था। अध्याय ने एक नज़र उन दोनों को देखा और फिर वहां से बाहर निकल गया। वह जब बाहर आया तो तनिष्ठा उसे बाहर ही मिल गई। तनिष्ठा ने उसे गहरी नजरों से देखा। अध्याय ने उसे देखते हुए कहा, ऐसे क्या देख रही हो? चैन नहीं है ना आपको? मिल गई तसल्ली, देखा आए अपनी बेटी को। तनिष्ठा ने उसे कुछ घूरते हुए कहा। अध्याय ने उसे देखते हुए कहा, तो क्या तुम मेरे ऊपर जासूसी कर रही हो? तनिष्ठा ने मुंह बनाया और बोली, जो आप कर रहे हो ना जासूसी उसे कहते हैं, समझे आप? मैं आप पर कोई जासूसी नहीं कर रही हूँ, आपकी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। शादी को 26 से 27 साल हो चुके हैं। अगर अभी भी मैं आपको नहीं समझ पाऊंगी तो कभी नहीं समझ पाऊंगी।
अध्याय ने कुछ नजरें चुराते हुए कहा, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ क्या कर रही हो तुम? चलो, सब मेहमान आते होंगे। ये कहते हुए वो आगे बढ़ गया। तनिष्ठा के होठों पर मुस्कान आ गई। वह इतना तो समझ रही थी कि अध्याय कहीं ना कहीं मान को अपना चुका है, और अब वो बस वह अपनी इनसिक्योरिटी खत्म कर रहा था। इधर रुद्रिका और निर्णय का तो अलग ही चल रहा था। रुद्रा तैयार हो चुकी थी, लेकिन निर्णय के नखरे नहीं खत्म हो रहे थे। कभी उसे उसका शर्ट परफेक्ट नहीं लग रहा था, तो कभी ब्लेजर, कभी उसे अपना आउटफिट ठीक नहीं लग रहा था, तो कभी उसके कफलिंग नहीं मिल रहे थे। रुद्रा परेशान हो चुकी थी। उसने अपना माथा पकड़कर बैठते हुए कहा, कसम से निर्णय तुमसे अच्छा तो वेदु है। कम से कम वह इस तरह की हरकतें तो नहीं करती जैसे तुम कर रहे हो। काश मैं उसके साथ तैयार हो जाती। मैं उसे सहन कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं। उसकी बात सुनकर निर्णय उसे हैरानी से देखने लगा। उसने उसे देखते हुए कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वही जो तुम समझ रहे हो। रुद्रिका ने भी उसे मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा। निर्णय का मुंह बन गया। भला उसकी पत्नी उसकी ऐसी इंसल्ट कैसे कर सकती थी, और वह भी उसे उसके साली के साथ कंपेयर किया जा रहा था। रुद्रिका ने गहरी सांस ली और बोली, अगर तुमने अब एक और चीज मुझे मांगी ना, तो कसम से मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। फिर बैठे रहना यहाँ पर। रुद्रिका का अब रुद्र मोड ऑन हो चुका था। अब सच में उसे पर गुस्सा आने लगा था। भला वह बच्चों जैसी हरकतें कैसे कर सकता था? लेकिन रुद्रिका की बातें सुनकर निर्णय का मुंह बन चुका था। रुद्रा ने उसे देखा और बोली, अब ऐसे मुंह बनाना बंद करो और फटाफट से तैयार हो जाओ। निर्णय के पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। उसे पता था रुद्रिका को जब भी गुस्सा आता है तो वह ऐसे ही रिएक्ट करती है, और उसे इस चीज की आदत थी। इसीलिए वह कभी भी इन चीजों का बुरा नहीं मानता था। वह अभी अपनी शर्ट की बटन लगा ही रहा था कि तभी शर्ट की बटन टूटकर उसके हाथ में आ गई। रुद्रा की नजरें उस पर ही थी, और जब उसने उस बटन को देखा तो अपना माथा पीटते हुए बोली, भगवान क्या करूं मैं इस आदमी का। निर्णय ने मासूमियत से कहा, फिलहाल तो बटन ही लगा दो। रुद्रिका के पास भला और क्या ही ऑप्शन था। वह जल्दी से सुई धागा लेकर आए और उसका बटन टाकने लगी, जबकि निर्णय एकटक उसे देख रहा था। एपिसोड 96 पहले तुम जाओ। रुद्रिका की बातें सुनकर निर्णय का मुंह बन चुका था। रुद्रा ने उसे देखा और बोली, अब ऐसे मुंह बनाना बंद करो और फटाफट से तैयार हो जाओ। निर्णय के पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। उसे पता था रुद्रिका को जब भी गुस्सा आता है तो वह ऐसे ही रिएक्ट करती है, और उसे इस चीज की आदत थी। इसीलिए वह कभी भी इन चीजों का बुरा नहीं मानता था। वह अभी अपनी शर्ट की बटन लगा ही रहा था कि तभी शर्ट की बटन टूटकर उसके हाथ में आ गई। रुद्रा की नजरें उस पर ही थी, और जब उसने उस बटन को देखा तो अपना माथा पीटते हुए बोली, भगवान क्या करूं मैं इस आदमी का। निर्णय ने मासूमियत से कहा, फिलहाल तो बटन ही लगा दो। रुद्रिका के पास भला और क्या ही ऑप्शन था। वह जल्दी से सुई धागा लेकर आए और उसका बटन टाकने लगी, जबकि निर्णय एकटक उसे देख रहा था। निर्णय कुछ देर तक उसे देखता रहा, और फिर अचानक से उसने उसे कमर से थामकर अपने करीब खींच लिया। रुद्रा उसे हैरानी से देखने लगी। निर्णय ने हल्के से मुस्कुराकर उसके चेहरे पर हाथ फेरा और बोला, बहुत प्यारी लग रही हो, नजरें नहीं हट रही तुमसे। बस उसका इतना कहना ही रुद्रिका के गलों की रंगत गुलाबी कर गया। उसने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, छोड़ो मुझे, लेट हो रही है, काम करने दो। निर्णय ने फिर भी उसे नहीं छोड़ा और मुस्कुराकर बोला, हाय रुद्रा, सच में तुम जब ऐसे शर्माती हो ना तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। बहुत कम मौकों पर तुम्हें ऐसे देखने का मौका मिलता है मुझे, जब तुम शर्मा जाओ, वरना तो हर वक्त तुम शिव का रुद्र अवतार बनकर बैठी रहती हो। उसकी बात सुनकर रुद्रिका ने उसे घूर कर देखा, तो निर्णय ने उसे देखकर फिर से कहा, देखो खुद को, देखो जरा। फिर से तुम्हें गुस्सा आने लगा। रुद्रिका ने उसे घूरा और बोली, ऐसी बकवास करोगे तो गुस्सा ही आएगा क्या? तुम क्या हो, एक पल में कुछ और अगले ही पल कुछ और। निर्णय ने मुस्कुराकर उसकी नाक से अपनी नाक रब करते हुए कहा, अब जो भी है, जैसा भी है, मैं तो तुम्हारा ही हूँ। उसकी बात सुनकर जाने अनजाने ही रुद्रिका के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने खुद को छुड़ाते हुए कहा, छोड़ो मुझे, बटन लगाने दो, वरना सुई चुभो दूंगी। निर्णय ने तुरंत अपने हाथ हटा लिए। रुद्रिका ने उसका बटन लगाया और बंद करते हुए बोली, बिहेव लाइक ए मैन निर्णय। निर्णय ने मुस्कुराकर उसका चेहरा थामा और उसके गाल को चूम कर बोला, अगर मैंने अपना बचपन छोड़ दिया ना तो तुम बोर हो जाओगी, समझी? उसकी बात सुनकर रुद्रिका ने हंसते हुए कहा, हाँ ये भी ठीक है। थोड़ी देर बाद किसी ने उनके दरवाजे पर नॉक किया।
वह दोनों अब तक पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। निर्णय ने जाकर दरवाजा खोला तो अंशिका बोली, भाई भाभी चलो नीचे, सब लोग बस आप चारों का ही वेट कर रहे हैं। मैं वेदू भाभी और मान भैया को भी बोल कर आती हूँ। ये बोलकर वह तुरंत वहां से भाग गई। निर्णय ने उसे जाते देखा, फिर रुद्रिका को देखकर बोला, ऐसे नहीं यार, साथ में चलते हैं। रुद्रिका को भी उसकी बात सही लगी और वह दोनों भी मान और वेदाक्षी के कमरे की तरफ बढ़ गए। जब वह लोग उन दोनों के कमरे में आए तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह गए। मान घुटनों के बाल बैठा था और वेदू को उसके हील्स पहना रहा था। निर्णय ने हैरानी से कहा, ओ माय गॉड, तूने मेरे भाई पर कोई काला जादू किया है क्या वेदू? वेदाक्षी उसे हैरानी से देखने लगी तो निर्णय बोला, मान तेरे सामने घुटनों के बल बैठकर तुझे हिल्स पहना रहा है। सीरियसली मैंने इसे आज तक मम्मी पापा के अलावा किसी और के सामने झुकता नहीं देखा। हाँ, तुम्हारे माँ बाप को इम्प्रेस करने के लिए ये झुका जरूर था, लेकिन यह मान की पर्सनैलिटी के बिल्कुल अलग है कि वह किसी और के सामने झुक जाए। मान ने निर्णय को कनखियों से घूरते हुए कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मुझे बड़े और छोटों की सबकी रिस्पेक्ट करनी आती है, समझा तू? और दूसरी बात, वह मेरी पत्नी है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसके ये कहते हैं वेदू की नजरें उस पर थम गई। रुद्रिका ने मुस्कुरा कर कहा, मान गई मान मैं तुम्हें। वेदू को टाइम पर तैयार कर दिया तुमने, वरना मुझे तो लग रहा था अब तक ये यूं ही बैठी होगी। मान ने मुस्कुरा कर कहा, थैंक्स टू यू। अगर सब कुछ पहले ना बताया होता तो शायद मैं भी इतनी हेल्प नहीं कर पाता। वेदाक्षी ने उन दोनों को देखा फिर बोली, यहाँ चल क्या रहा है? आप दोनों ने पहले ही सब कुछ डिस्कस किया था। मान ने उसे देखा और बोला, हाँ, तुम्हारी बहन के अलावा मुझे तुम्हारी आदतों के बारे में और कौन बता सकता है? तभी रुद्रिका बोली, आदतें जानना और उन आदतों को संभाल कर रखना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। तुमने वेदू को उसकी हर आदत के साथ अपनाया है, और सच कहूँ तो प्यार वही है जिसमें सामने वाला इंसान तुम में कोई काट छांट ना करे, तुम्हारी कोई कमी ना निकाले, तुम जैसे हो तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट कर ले। उसकी बात सुनकर वेदाक्षी ने एक नज़र उसे देखा और फिर मान को देखने लगी। मान ने पलटकर उसे देखा और मुस्कुराकर अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए इशारे से उसे पूछा कि क्या हुआ। वेदाक्षी ने ना में गर्दन हिलाए और गर्दन झुका ली। रुद्रा उसके पास गई और उसका चेहरा ऊपर करते हुए प्यार से बोली, बहुत प्यारी लग रही है वेदू। वेदाक्षी मुस्कुरा दी। निर्णय ने उन दोनों को देखा और बोला, अब चले हम लोग, सब लोग वेट कर रहे हैं। मान ने वेदाक्षी का हाथ पकड़ा और बोला, चलो। निर्णय ने उसे देखते हुए कहा, पहले तुम लोग जाओ, तुम बड़े हो। मान उसे देखने लगा तो निर्णय बोला, अब 1 महीने ही सही, बड़ा तो बड़ा होता है ना। जाओ जाओ। मान ने उसे देखते हुए कहा, आयशो कि हम पहले जाएं। निर्णय ने तुरंत कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, अब जाओ भी। मान ने वेदू का हाथ पकड़ते हुए कहा, ठीक है, हम आगे जा रहे हैं, तुम लोग भी आ जाओ। ये कहते हुए वह वहां से निकल गया। रुद्रिका ने निर्णय को देखा और बोली, अभी तो तुम कह रहे थे कि साथ में चलते हैं, और अभी उन्हें पहले भेज दिया, अचानक से मूड कैसे बदला? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? निर्णय ने उसे देखा फिर बोला, बुरा मत मानना, जानता हूँ तुम्हारा भी स्पेशल डे है, पर मान की जिंदगी में खुशियाँ बहुत कम रही है। हम सबके साथ वह खुश है, मैं यह नहीं कहता कि वह खुश नहीं है, लेकिन कुछ कमियां हम चाह कर भी पूरी नहीं कर सकते। वेदू के आने से उसकी जिंदगी में कुछ खुशियां लौट कर आई है, और मैं चाहता हूँ वह उन्हें खुलकर जिए। रुद्रिका ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और बोली, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं बस पूछ रही थी कि तुम्हारा मन अचानक से बदल कैसे गया। निर्णय ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बालकनी में ले जाते हुए बोला, चलो दिखाता हूँ कुछ। ये कहकर वो रुद्रिका को लेकर बालकनी की तरफ बढ़ गया। गार्डन एरिया में खूबसूरत सी डेकोरेशन की गई थी। स्टेज पर 2 सुंदर सुंदर चेयर्स लगाए गए थे। जहां से मान और वेदू की एंट्री होने वाली थी वह रास्ता भी वहां से साफ दिख रहा था, और निर्णय रुद्रा आराम से देख पा रहे थे जब मान और वेदू दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े आगे बढ़ रहे थे। स्पॉटलाइट उन दोनों पर थी और हर कोई उन दोनों को देख रहा था। तभी अचानक ऊपर से ढेर सारे गुलाब के फूलों की बारिश होने लगी। वेदाक्षी ने हैरानी से ऊपर देखा और उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वही मान भी हैरान था। रुद्रिका ने हैरानी से निर्णय को देखा और बोली, ये सब तुमने करवाया? निर्णय ने मुस्कुराकर सामने देखते हुए कहा, हाँ, ये सब कुछ मेरा किया धरा है। हम दोनों की लव मैरिज है, हम एक दूसरे को समझकर रिश्ता संभाल लेंगे। उन दोनों को अभी भी एडजस्ट करने में काफी टाइम लगने वाला है।
एक दूसरे को समझना और उस रिश्ते को संभालना शायद उनके लिए हमसे ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अब जब दोनों हो ठीक से शुरुआत कर रहे हैं तो खुशियों भरी शुरुआत तो वह दोनों भी डिजर्व करते हैं। रुद्रिका उसे देख रही थी। आज उसे निर्णय में एक मैच्योर इंसान नजर आ रहा था। कहाँ हर वक्त वह बच्चों की तरह हरकतें करता रहता था, शैतानियां करता रहता था, उसे परेशान करता था, लेकिन उसका इस तरह से इतना सब कुछ सोच लेना रुद्रिका ने शायद कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। एपिसोड 97 हमें यहाँ कितनी देर बैठना होगा? वेदाक्षी ने हैरानी से ऊपर देखा और उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वही मान भी हैरान था। रुद्रिका ने हैरानी से निर्णय को देखा और बोली, ये सब तुमने करवाया? निर्णय ने मुस्कुराकर सामने देखते हुए कहा, हाँ ये सब कुछ मेरा किया धरा है। हम दोनों की लव मैरिज है। हम एक दूसरे को समझकर रिश्ता संभाल लेंगे। उन दोनों को अभी भी एडजस्ट करने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। एक दूसरे को समझना और उस रिश्ते को संभालना शायद उनके लिए हमसे ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अब जब दोनों हो ठीक से शुरुआत कर रहे हैं तो खुशियों भरी शुरुआत तो वह दोनों भी डिजर्व करते हैं। रुद्रिका उसे देख रही थी। आज उसे निर्णय में एक मैच्योर इंसान नजर आ रहा था। कहाँ हर वक्त वह बच्चों की तरह हरकतें करता रहता था, शैतानियां करता रहता था, उसे परेशान करता था, लेकिन उसका इस तरह से इतना सब कुछ सोच लेना रुद्रिका ने शायद कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। जब वेदु और मान जाकर स्टेज पर बैठ गए तो उसके बाद निर्णय ने रुद्रा का हाथ पकड़ा और बोला, अब हमारी बारी। ये बोल वह उसे लेकर बाहर की तरफ बढ़ गया। रुद्रिका के होठों पर बड़ी सी मुस्कान थी। उसे ये सब काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो निर्णय को अच्छे से जानती थी। उसने अपने हर एक रिश्ते को लेकर सोचा, उसे ये काफ़ी अच्छा लगा। वह दोनों जब गार्डन में आए और स्टेज की तरफ बढ़ने लगे तभी एक बार फिर ऊपर से फूलों की बारिश होने लगी थी। रुद्रा ने हैरानी से ऊपर देखा और फिर निर्णय की तरफ देखने लगी। निर्णय ने आई विंक करते हुए धीरे से कहा, मैं अपने भाई और अपनी साली के लिए कुछ स्पेशल कर सकता हूँ तो अपनी बीवी के लिए क्यों नहीं? तुम तो मेरी जान हो। रुद्रिका के होठों की वह मुस्कान और ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। वह दोनों भी आकर मान और वेदाक्षी के बराबर लगे सोफे पर आराम से बैठ चुके थे। अब सब गेस्ट एक एक कर स्टेज पर आने लगे थे। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि वेदु ने मान को देखा और फिर धीरे से बोली, खड़ूस मान, हमें यहाँ पर कितनी देर बैठना होगा? मान उसे हैरानी से देखने लगा और बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है? यह क्या तरीका है कितनी देर बैठना होगा? ये रिसेप्शन पार्टी हमारे लिए रखी गई है, समझी? इसीलिए हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। जब तक पार्टी खत्म नहीं होती हमें यहीं रहना है। वेदु का मुंह बन गया और वह बोली, कितना बोरिंग है। मुझे तो लगा था कुछ इंटरेस्टिंग होगा। क्या सब लोग बस यूं ही आएंगे और हमें गिफ्ट्स पकड़ा कर ब्लेसिंग देकर चले जाएंगे? क्या कोई मस्ती मजा नहीं होगा? तभी अंशिका माइक लेकर स्टेज पर आए और उसने सब लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए कहा, सुनो सुनो सुनो, शहर वालों सुनो। ये कहते ही सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया और वह चारों भी उसे ही देखने लगे थे। अंशिका ने एक नज़र उन सब पर डाली और फिर मुस्कुराकर बोली, शुक्रिया शुक्रिया मुझ जैसी नाचीज पर ध्यान देने के लिए। तो जैसा कि आप सबको पता है आज मेरे दोनों भाइयों की रिसेप्शन पार्टी है। आई नो शादी बहुत ही चोरी छुपे से हुई थी, पर कुछ पर्सनल मोमेंट्स भी होते हैं और अब जब शादी हो चुकी है तो सोचा क्यों ना ढिंढोरा भी पीट ही दिया जाए। उसके ये कहते ही सब लोगों को हंसी आ गई थी। अंशिका ने दांत दिखाए और बोली, हाँ तो मैं कहाँ थी? हाँ, मेरे दोनों भाई मेरे लिए प्यारी प्यारी सी भाभियाँ लाए हैं। मुझे तो काफ़ी अच्छी कंपनी मिल गई है और उस पर जो मेरे दोनों भाई सिर्फ मेरी शैतानियाँ झेलते थे अब मेरे साथ मिलकर मेरी भाभियों की भी झेलेंगे। खैर ये सब बात की बातें हैं, अभी मुद्दे पर आते हैं और मुद्दा यह है कि यह पार्टी ना मुझे सुनी सुनी सी लग रही है। तो चलिए कुछ नए पुराने खट्टी मीठी यादें ताज़ा की जाए। ये कहते हुए उसने 2 बार ताली बजाई और इसी के साथ वहां पर कुछ हेल्प प्रोजेक्टर ले आए। उन लोगों ने उसे प्रोजेक्टर को सेट किया और उसके साथ ही स्क्रीन भी अरेंज की गई। अंशिका जल्दी से गई और उसने प्रोजेक्टर से अपना फ़ोन लिंक कर दिया और बोली, दिल थाम कर बैठिए और खासकर मैं अपने दोनों भाइयों को बता रही हूँ, आप लोग बहुत कुछ याद करने वाले हो। ये कहते हुए उसने प्रोजेक्टर ऑन कर दिया और इसी के साथ प्रोजेक्टर पर मान और निर्णय की बचपन से लेकर अब तक की सारी फोटो स्लाइड शो होने लगी। बैकग्राउंड में प्यारा सा म्यूजिक बज रहा था और हर एक फोटो की कहानी बताने के लिए अंशिका ने गिरिजा जी को आगे कर दिया था। पहला फोटो शो होते ही गिरिजा जी बोली, ये तब की फोटो है जब मेरा मान पहली बार मेरी गोद में आया था। दीदी उस वक्त होश में नहीं थी, इसीलिए इसे सबसे पहले मैंने अपनी गोद में लिया था।
उस वक्त निर्णय मेरी कोख में था, और जब मान 1 महीने का हुआ, उसके बाद निर्णय भी मेरी गोद में आ चुका था। उनके ये कहते ही अगली फोटो शो हुई, जिसमें मान को आलोक जी ने गोद में ले रखा था और निर्णय को गिरिजा जी ने। वेदू तो बड़े ध्यान से हर एक इमेज देख रही थी और हर एक फोटो के पीछे छुपी कहानी को एंजॉय कर रही थी। मान की आंखों में कुछ नमी सी थी। सच में अंशिका ने उसकी काफी सारी पुरानी यादें ताज़ा कर दी थी। निर्णय जानता था इस वक्त मान क्या सोच रहा होगा और उसके मन में क्या चल रहा होगा। रुद्रिका ने मान को देखा और फिर निर्णय को, और उठकर निर्णय की तरफ आते हुए बोली, उसे साइड खिसको तुम। निर्णय ने उसे देखा तो रुद्रिका बोली, शायद तुम ही कुछ कह दे वो। निर्णय ने रुद्रिका को अपने पास बैठाते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो, उसे कैसे संभालना मैं अच्छे से जानता हूँ। फिलहाल इस फंक्शन पर ध्यान दो। जब सारी फोटोज खत्म हो गई तो मान उठा और जल्दी से जाकर गिरिजा जी के गले से लग गया। गिरिजा जी ने प्यार से उसके सर को सहलाया और बोली, अब जब तेरी जिंदगी में इतनी सारी खुशी आई है तो उम्मीद करूंगी कि तू हमेशा खुश रहे, तुझे कभी किसी चीज की कमी ना हो। मान ने मुस्कुराकर धीरे से कहा, थैंक यू चाची माँ, हमेशा मेरे लिए मेरे साथ खड़े रहने के लिए, मुझे कभी अकेला महसूस न होने देने के लिए। गिरिजा जी ने उसके गाल पर हल्की सी चपत लगाई और बोली, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है ना तू, अब माँ को भी थैंक यू बोलने लगा है। मान उनकी बात सुनकर हल्के से हंस दिया। तभी पीछे से वेदू बोली, मैं भी हूँ, मुझे भी प्यार चाहिए। तनिष्ठा और अध्याय की नज़र जो अब तक गिरिजा और मान पर थी, वो अब वेदाक्षी पर चली गई थी, जो छोटा सा क्यूट सा फेस बनाकर गिरिजा जी को और मान को देख रही थी। गिरिजा जी ने अपनी बाहें खोलते हुए कहा, आ जा। वेदू जल्दी से गई और उनके गले से लग गई। अध्याय के होठों पर मुस्कान आ गई। तनिष्ठा ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, निश्चिंत है ना अब तो आप। लेकिन अध्याय ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका कुछ ना कहना ही तनिष्ठा को उसका जवाब दे गया था। तभी अंशिका ने एक बार फिर से माइक उठाया और बोली, अच्छा बस बस, कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गए सब लोग, अब ये सब छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऐसी खुशी में मेरे दोनों भाइयों और दोनों भाभियों का एक प्यारा सा डांस तो बनता है, इसके बिना भला मैं कहाँ आराम से बैठने वाली हूँ। मान ने उसे देखा और खुद से ही बोला, चैन नहीं है इस लड़की के दिल को। अंशिका तब तक निर्णय और रुद्रिका का हाथ पकड़कर उन्हें मान और वेदाक्षी के पास ले आई थी, और फिर उसने जाकर जल्दी से गाना प्ले करवा दिया। एपिसोड 98 हेल। शाम को सब ठीक था जब तक ब्लैक टाइगर मीटिंग में था। सब लोग इस बात से अनजान थे कि यहाँ एक बड़ा तूफान होने वाला था। आर्थर क्लार्क विलियमसन उर्फ ब्लैक टाइगर, लेकिन उसको उसके नाम से बुलाने की हिम्मत उसके दादाजी के अलावा किसी में नहीं थी। 2 दिन बाद दादाजी हेल में आ रहे थे, जिसकी तैयारी जोरों से चल रही थी। आर्थर के पिता क्लार्क विलियमसन, जिन्होंने 2 साल पहले अपने दोनों बेटों एंटोनियो और आर्थर को बिजनेस की बागडोर दे दी थी, और इस वक्त वो अपनी पत्नी इनायत के साथ मास्को के पास एक छोटे से गांव में रहते थे, जहां वो अपने खेती के शौक को पूरा कर रहे थे। एक बड़े से हॉल में एक खुफिया मीटिंग चल रही थी। तभी अचानक से एक आदमी वहां आ गया, जिसे देखकर सब खड़े हो गए। वो आदमी अचानक से जाकर आर्थर के गले लग गया। आर्थर की आंखें डाक हो गई, किसी की इतनी हिम्मत उसे बीच में परेशान रखे, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला क्योंकि ये उसका प्यारा छोटा भाई एंटोनियो था, जिसे सब प्यार से नियो कहकर बुलाते हैं। नियो 25 साल का एक हैंडसम नौजवान था। वो रशिया लड़कियों के दिल की धड़कन के साथ ही देश का सबसे सफल बिजनेसमैन था। उसके गोल्डन बाल और हरी आंखें उसे सबसे अलग बनाती थी। वो विलियमसन ग्रुप का सीईओ था और डायरेक्टर साहब तो हमारे आर्थर साहब ही थे। क्या बात है तुम इस समय यहाँ? आर्थर ने अपनी गहरी आवाज में कहा। नियो उसे अलग हुए और मुस्कुराकर बोला, बड़े भाई क्या मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता? आर्थर ने अपनी कुर्सी पर वापस बैठते हुए जवाब दिया, बिना वजह के बिल्कुल नहीं। नियो ने बच्चों की तरह मुंह बनाया, आह कितने पत्थर दिल हो आप, नेहल की तो जिंदगी खराब होने वाली है। किसी लड़की का जिक्र सुनकर आर्थर की आंखें डाक हो गई। नियो ने जल्दी से अपनी गलती समझ ली और बात बदलते हुए कहा, माफ करना, मुझे पता है उससे आपकी शादी नहीं होगी। मॉम को एक दिन समझ आ जाएगा, वो बस हमारे पैसों के पीछे है। काम ही बात बोलो वरना दफा हो जाओ, आर्थर ने टेबल पर गुस्से से टेप करते हुए कहा। नियो उसकी बात सुनकर एकदम से गंभीर हो गया। ब्रो, कल हमारे 5 एजेंट्स अपने मिशन से वापस लौट रहे हैं। आर्थर ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। तो उसके ऐसे फीके रिएक्शन से नियो ने मुंह बना लिया। आपको को खुश होना चाहिए, हमारे 5 मिशन पूरे हुए। आर्थर ने एक फाइल के पेज पलटते हुए कहा, वो भी 3 साल में। नियो इसलिए खुश था क्योंकि 5 मिशन उसके ही अंदर थे। उसे लगा उसका भाई उसकी तारीफ करेगा, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ।
भाई मुझे लग रहा है ड्रैगन गैंग फिर से सक्रिय हो रहा है। इस बार उसका निशाना इटालियन माफिया है, लेकिन मुझे लग रहा है इसके साथ वो जरूर हमारे रास्ते में आएगा। नियो की बात सुनकर अर्थर के चेहरे पर चिंता के भाव आ चुके थे, क्योंकि ड्रैगन को कम समझना बेवकूफ़ी थी। ड्रैगन गैंग एक बार जिसके पीछे पड़ जाता था उसको खोखला करके ही देता था। कल एक मीटिंग अरेंज करो, ड्रैगन को फिर से सक्रिय हम नहीं होने देंगे। इटालियन माफिया से पीटर मीटिंग करने गया है। नियो ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है ब्रो, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं बेस पर जाता हूँ। जैसे ही वो जाने लगा, अर्थर ने कड़क आवाज में सवाल किया, कल रात तुम किस लड़की के साथ थे? उसका सवाल सुन नियो के तो तोते उड़ गए। वो फीकी हंसी के साथ बोलता है, ब्रो बस एक फ्रेंड थी। अर्थर ने उसको घूरा। नियो जल्दी से वहां से भाग गया। अर्थर फिर से मीटिंग अटेंड करने लगा। नियो काम में काफी अच्छा था, लेकिन लड़कियों से फ्लर्ट करने उसका पार्ट टाइम जॉब था, जिसकी वजह से उसको अर्थर से हमेशा ही डांट पड़ती थी। वही इटली में एक बड़े से टनल के अंदर एक औरत जिसकी उम्र करीब 60 के करीब थी, वो एक लड़की को समझाते हुए कहती है, तुम पागल हो चुकी हो, वो आदमी जहर की तरह है, उसके पास जाकर बस तुम्हें मौत ही मिलेगी। एक लड़की जिसका चेहरा ऊपर से नीचे तक ढका हुआ था, केवल उसकी गुस्से से लाल आंखें दिख रही थी, वो गुस्से से चिल्लाती है, नहीं, मैं अर्थर विलियमसन को अपने कदमों में झुका कर रही दम लूंगी, उसकी बातें मैं कभी नहीं भूल सकती, मैं कायर नहीं हूँ लेडी ड्रैगन। उसकी बात सुनकर लेडी ड्रैगन, जो कि ड्रैगन ग्रुप की हेड थी, उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। ख्वाब को हकीकत बनाने में कभी कभी अस्तित्व की आहुति देनी पड़ती है। खूबसूरत लड़की। उसकी बात सुनकर उस लड़की के चेहरे पर एक सनक भरी मुस्कान आ गई। उसने सनक से भरी आवाज में कहा, मिटा दूंगी मैं खुद को, लेकिन आबाद तुझे भी न रहने दूंगी। जागी हूं मैं सालों से रात भर, अब ताऊं चैन से तुमको भी न सोने दूंगी। आह ये दीवानापन। लेडी ड्रैगन उसको छेड़ रही थी। वो लड़की सख्त आवाज में कहती है, आप ऐसी बातें न करें, ये दीवानगी आपसे बेहतर कौन जानता है। लेडी ड्रैगन ने अपनी नजरें फेर ली। काम की बात पर आओ, सुंदर लड़की, सुना है ब्लैक टाइगर का पालतू कुत्ता इस वक्त रोम में है। वो लड़की अपनी घड़ी में कुछ देखकर बोलती है, इस वक्त वो यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है, कहो तो आप उसे असली वाले हेल भेज दो। लेडी ड्रैगन ने आह भरते हुए कहा, उफ ये नफरतों का दौर। उस लड़की ने ताना मारा, 1 लाख चूहे मारकर बिल्ली सन्यासी बनी, वाह। लेडी ड्रैगन ने सीरियस होकर कहा, फिलहाल उस इटालियन माफिया का क्या करना है ये सोचो, वो काम की चीज है। लेडी ड्रैगन, उसे जीने देते हूँ, फिलहाल मुझे उस ब्लैक टाइगर पर ध्यान देने दीजिए। लेडी ड्रैगन एक मास्क पहनती है और वहां से जाने लगती है। जाने से पहले वो कुछ कोड एक दूसरे को बताते हैं। जाते जाते लेडी ड्रैगन उस लड़की के जले पर नमक डाल जाती है। थोड़ा ध्यान खुद पर भी दो, लड़की, कहीं ऐसा न हो मेरी तरह तुम भी अकेली रह जाओ। उनकी बातों में शायद एक दर्द था, लेकिन माफियाओं की दुनिया में भावनाओं की कोई कद्र नहीं है। वो चली गई, लेकिन एक सोच में उस लड़की को अकेला सोचकर, जिसकी आंखों में रशिया माफिया अर्थर विलियमसन के केवल नफरत थी और उसका एक ही मकसद था, अर्थर की मौत। वो आंखों पर एक काला चश्मा लगाती है और बाहर निकल जाती है, और मेन रोड पर पहुंचते ही धीरे धीरे चलने लगती है। वही मीटिंग के बाद पीटर एक गहरी सांस लेता है और होटल से बाहर निकलते हुए माया से कहता है, माया क्या तुमको नहीं लगता ये आदमी माफिया कम और पागल खाने से भागा हुआ मरीज जेदा है? माया बिना किसी भाव से कहती है, सारे माफिया ऐसे ही होते हैं। उसकी बात सुनकर पीटर को हंसी आ जाती है। ऐसे ही वो अपनी गाड़ी के करीब पहुंचने वाले थे। रोड के दूर खड़ी लड़की धीरे से कहती है, बूम, और उसी वक्त पीटर की कार एक तेज धमाके के साथ फट जाती है। उसके धमाके की वजह से पीटर और माया जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो अस्पताल में थे। पीटर की आंखें खुलती है, वो एक हॉस्पिटल में था और आसपास उसकी गैंग के आदमी थे। ये सब क्या था? धीरे से कहा, असिस्टेंट पीटर क्या आप ठीक है? माया ने चिंता से पूछा। उसको बस कुछ खरोंचे ही आई थी। वही पीटर के माथे और हाथों पर कुछ चोट थी। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? आप ठीक हो तो अब चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम वक्त से नहीं पहुंचे तो बॉस हमें कैद खाने में डाल देंगे। माया की बात सुन पीटर को याद आया, उसका एक जालिम बॉस भी है। वो एकदम से उठकर बैठ गया। कुछ देर बाद वो वहां से बाहर निकल गए। उसके जाते ही एक लड़की अपना मास्क हटाती है। ये वही थी जो कुछ देर पहले टनल में थी लेडी ड्रैगन के साथ। अभी उसने एक नकली डॉक्टर की पहचान बनाकर पीटर का इलाज किया, लेकिन उसको पीछे उसका क्या मकसद था ये तो केवल वही जानती थी। वही डिनर के समय खेल में, ब्रो आपको क्या लगता है इस बार दादाजी क्या नया प्लान कर रहे हैं? नियो ने अर्थर से सवाल किया। उसने सफल तरीके से नियो की बात को नजरअंदाज कर दिया। नियो ने आंखें छोटी कर ली। आपको पता है वो इस बार अंकल मैक्स को भी साथ ला रहे हैं। मैक्स का नाम सुनकर अर्थर की नजरें सर्द हो गई। मैक्स एक चालबाज और गद्दार आदमी था जिसने एक बार दादाजी की जान बचाई और उनका खास हो गया।
अर्थर को वो बिल्कुल नहीं पसंद था। उस आदमी पर नजर रखना जरूर, वो कुछ मकसद से यहाँ आ रहा है। सब मेंबर्स को अलर्ट कर दो इस बारे में, और तुम खाने के वक्त खाने पर ध्यान दो। अर्थर की बात सुनकर नियो ने कहा, और आप जरा सा मेरी भाभी लाने पर ध्यान दो। उसने इतना ही कहा था कि अर्थर गुस्से से खड़ा हो गया और डाइनिंग टेबल छोड़कर तेज कदमों से ऊपर जाने लगा। ओफिए फिर से नाराज हो गए। लगता है मेरे भाई की किस्मत में वो गोल्ड डिगर नेहल ही लिखी है। पता नहीं मॉम क्यों उसे मेरी भाभी बनाना चाहती है। नियो ने मुंह बनाया और खुद से बात करते हुए खाने लगा। नेहल रहेजा अर्थर की मॉम इनायत की फ्रेंड की बेटी है, जो कि हैंड वॉश करके अर्थर के पीछे पड़ी है, लेकिन अकेले में उसकी भी हिम्मत नहीं अर्थर से मिलने की, क्योंकि उसको पता है अर्थर उसके टुकड़े करके अपने पालतू टाइगर को खिला सकता है। वही कमरे में आकर अर्थर गुस्से से इधर उधर घूम रहा था। उसको शादी और प्यार जैसी चीजों के बारे में सुनकर बहुत गुस्सा आता था। नहीं नहीं नहीं, मेरी जिंदगी में कोई नहीं आ सकता। मेरे केवल एक ही मकसद है, तबाही। मुझे बस खून की प्यास है। उसने सर्द सी आवाज में खुद को आईने में देखकर कहा। ब्लैक शर्ट में वो कयामत लग रहा था। उसके बाल उसके माथे पर आ रहे थे, पसीने की बूंद उसे और आकर्षक बना रही थी। उसकी ब्राउन आइज जैसे एक एडिक्शन थी, जिसमें कोई खो गया तो वापस आने का रास्ता ही न हो। वो पैंट में हाथ डालकर किसी भी मॉडल से कम नहीं लग रहा था। उसकी लंबी गर्दन और उभरती हुई वो नशे उसके गुस्से का पता बता रही थी, लेकिन एक बेताबी सी थी उसके अंदर, जैसे कोई बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही हो। वही स्पेन में एक 65 साल का आदमी सिगरेट की कश ले रहा था। व्हाइट सूट में वो किसी रॉयल फैमिली मेंबर लग रहा था। ये था मार्कस विलियमसन, अर्थर के दादाजी। वो एक आदमी को घूरते हुए बोले, क्या तुमको लगता है ये प्लान काम करेगा? वो आदमी पहले हंसता है, फिर कहता है, जी 100% करेगा। वैसे शायद आप पहले दादा है जो अपने ही पोते के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर मार्कस सीरियस होकर कहते हैं, जब पोता अर्थर जैसा हो तो ये सब भी करना पड़ता है। स्टीव, देखना इस बार वो लड़का कैसे मेरे बनाए चक्रव्यूह में फंसेगा और उसे मेरी बात माननी ही पड़ेगी। स्टीव एक 28 साल का नवयुवक है, जो कि अपने पिता के गुजर जाने के बाद से मार्कस का पर्सनल असिस्टेंट है। स्टीव के पिता जिंदगी भर मार्कस के असिस्टेंट थे। उनके जाने के बाद ये जिम्मेदारी स्टीव को मिली। सर, आपको परसों रशिया वापस जाना है। मुझे याद है स्टीव, तुम बस प्लान पर ध्यान दो। वो लड़का बहुत चालाक है। स्टीव ने मन ही मन कहा, आप कौन सा कम हो? आखिर क्या प्लान कर रहे हैं दादाजी? क्या दादाजी के प्लान से बच पाएगा अर्थर? जानेंगे अगले पार्ट में। जब तक के लिए लाइक और कमेंट करें। कहानी अच्छी लगी तो रिव्यू करें। एपिसोड 99 वेदांत फरार। तभी पीछे से वेदू बोली, मैं भी हूँ, मुझे भी प्यार चाहिए। तनिष्ठा और अध्याय की नज़र जो अब तक गिरिजा और मान पर थी, वो अब वेदाक्षी पर चली गई थी, जो छोटा सा क्यूट सा फेस बनाकर गिरिजा जी को और मान को देख रही थी। गिरिजा जी ने अपनी बाहें खोलते हुए कहा, आ जा। वेदू जल्दी से गई और उनके गले से लग गई। अध्याय के होठों पर मुस्कान आ गई। तनिष्ठा ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, निश्चिंत है ना अब तो आप? लेकिन अध्याय ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन उसका कुछ ना कहना ही तनिष्ठा को उसका जवाब दे गया था। तभी अंशिका ने एक बार फिर से माइक उठाया और बोली, अच्छा बस बस, कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गए सब लोग। अब ये सब छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऐसी खुशी में मेरे दोनों भाइयों और दोनों भाभियों का एक प्यारा सा डांस तो बनता है। इसके बिना भला मैं कहाँ आराम से बैठने वाली हूँ? मान ने उसे देखा और खुद से ही बोला, चैन नहीं है इस लड़की के दिल को। अंशिका तब तक निर्णय और रुद्रिका का हाथ पकड़कर उन्हें मान और वेदाक्षी के पास ले आई थी, और फिर उसने जाकर जल्दी से गाना प्ले करवा दिया। गाना प्ले हुआ और मान ने वेदाक्षी का हाथ थाम लिया। वेदाक्षी ने उसे देखा कि अचानक ही मान ने उसे अपनी तरफ खींचा और अपना दूसरा हाथ उसकी कमर पर बांध दिया। वेदाक्षी का दूसरा हाथ उसके सीने पर आ टिका था। उसने मान की तरफ देखा तो मान ने मुस्कुराकर आंखों से उसे इशारा किया। वेदाक्षी ने तुरंत अपनी पलकें झपकाकर नजरें चुरा ली। इधर गर्व ने भी तुरंत रुद्रिका को थाम लिया था और वह दोनों बड़े प्यार से डांस कर रहे थे। दोनों कपल खुशी खुशी एक दूसरे की आंखों में खोए हुए डांस कर रहे थे कि तभी अचानक दोनों ने अपने अपनी पार्टनर को घुमाया और पार्टनर एक्सचेंज हो गए। अब वेदाक्षी निर्णय के साथ थी और रुद्रा मान के साथ थी। रुद्रा ने मान को देखा और बोली, क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। क्यों, तुमसे मेरी खुशी हजम नहीं हो रही? मान ने उसे देखते हुए कहा। रुद्रिका ने दांत दिखाए और बोली, मैं तो कुछ भी हजम कर सकती हूँ। जब तुम्हारे भाई के इतने सारे कांड हजम कर सकती हूँ तो तुम्हारी खुशी कैसे न हजम कर पाऊंगी। मान कुछ देर उसे देखता रहा, लेकिन फिर उसने कुछ कहा नहीं कि तभी रुद्रिका फिर से बोली, वैसे तुम दोनों ने अपना रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए क्या सोचा है?
मान उसे देखने लगा, फिर बोला, तुम्हारा मतलब क्या है? रुद्रिका ने सीधे सपाट लहजे में कहा, अरे वही, शादी के बाद पहला स्टेप जो होता है। माज उसे हैरानी से देखने लगा। ये लड़की क्या बकवास कर रही थी? उसने उसके कुछ करीब होते हुए स्मेल किया और बोला, नशा वशा करके आए हो क्या? या फिर कोना में छुपकर एक आध टकीला शॉट मार के आए हो? रुद्रिका ने उसे घूरा और मुंह बनाकर बोली, मैं ड्रिंक नहीं करती। समझे तुम, मुझे ब्लैम मत करो। मान ने उसे देखते हुए कहा, क्या पता, बातें और हरकतें तो ऐसी है तुम्हारी। उसकी बात सुनकर रुद्रिका उसे घूरने लगी। यह आदमी सच में टेढ़ी खीर था, और यह सिर्फ रुद्रिका के साथ ही ऐसा था। हालांकि वह उससे कोई भी रूड बिहेव नहीं कर रहा था। रुद्रिका भी जानती थी कि उन दोनों का रिश्ता थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और अलग सा था, क्योंकि कहाँ जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली थी वह लड़की उसकी साली थी, और सिर्फ साली ही नहीं, उसके छोटे भाई की बीवी भी थी। भले ही सब मान की प्लानिंग थी, लेकिन फिर भी उसे अजीब लगता था, इसलिए मान उससे काफी नॉर्मल होकर बातें करता था। रुद्रा उससे कोई मजाक करने की कोशिश भी करती तो वह उस बात को भी बिल्कुल नॉर्मल कर देता, और इसी बात पर रुद्रिका चिढ़ जाती थी। गाना खत्म हुआ और वह सब वापस अपने अपने जगह पर जाकर बैठ गए। वेदाक्षी ने मान को कोहनी मारी और मान उसे देखने लगा। वेदू ने उसे अपने पास आने का इशारा किया तो मान उसकी तरफ हल्का सा झुक गया। वेदू ने उसके कान में धीरे से कहा, दी तुमसे क्या कह रही थी? मान ने उसे कनखियों से घूरा और बोला, क्या मैंने तुमसे पूछा कि निर्णय तुमसे क्या कह रहा था? वेदू ने मुंह बनाया और बोली, वह तो मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि दी के एक्सप्रेशन देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह खुश है। क्या तुमने उन्हें कुछ उल्टी पलटी बात कही जिससे उन्हें गुस्सा आ गया? मान अभी उसे जवाब देता कि उससे पहले ही उसका फोन बजा और उसका ध्यान अपने फोन की तरफ चला गया। उसने अपना फोन निकाला और कॉल पिक किया। उधर से इंस्पेक्टर की आवाज आई, मिस्टर राजावत, हम पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं। मान एक पल को हैरान था। उसने खुद को शांत करते हुए कहा, क्या बात है? उधर से फिर से इंस्पेक्टर ने कहा, एक बुरी खबर है सर, असल में वेदांत जेल से फरार हो गया है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही मन हैरान रह गया। वह तुरंत उठा और स्टेज से उतरकर दूसरी साइड आ गया। वेदू तो उसे देखती ही रह गई। आखिर वह आदमी उसे अकेले छोड़कर कहाँ चला गया था? मान ने तुरंत कहा, ऐसे कैसे भाग गया? आपका ध्यान कहाँ था? आप एक मुजरिम तक को नहीं संभाल पाए। उसका कर्ट स्टेटस क्या है? कहाँ गया है वेदांत? कुछ पता है? मान सच में घबरा गया था। लास्ट टाइम वेदांत ने वेदू के साथ जैसी हरकत की थी और जैसी हरकत करने की कोशिश की थी, उसके बाद मान कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं था। उधर से इंस्पेक्टर ने जवाब देते हुए कहा, यही तो टेंशन की बात है सर। पहले हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अभी अभी उसे आपके घर के आसपास स्पॉट किया गया है और मुझे पता लगा है कि आपके घर में कोई पार्टी है। मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। बाकी मेरी टीम अभी वहाँ पर पहुँच रही है। हमें उम्मीद है कि हम उसे पकड़ देंगे। लेकिन मान का दिमाग तो ये सुनकर ही खराब हो चुका था कि वेदांत उसके घर के आसपास था। वह सच में परेशान हो चुका था। उसने तुरंत कहा, कुछ भी कीजिए, जल्द से जल्द मुझे यहाँ पर पुलिस फोर्स चाहिए। मैं अपने परिवार को इस तरह से मुसीबत में नहीं देखना चाहता, और खासकर उस आदमी की वजह से मेरी पत्नी अफेक्ट होगी। इंस्पेक्टर ने जल्दी आके का कहा और कॉल कट हो गया। मान ने अपना सिर पकड़ लिया। वह अभी पीछे पलटा ही था कि नजर अध्याय पर पड़ी। एक पल को वह हड़बड़ा गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को शांत करते हुए कहा, पापा आप यहाँ। अध्याय ने उसे गहरी नजरों से देखा और बोला, क्या हुआ है? परेशान लग रहे हो? मान ने बात टालने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ नहीं, वह बस ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गई। मान के जो दिमाग में जो आया उसने उस वक्त वही कह दिया कि तभी अध्याय बोला, रात के 11 बजे बज रहे हैं मान, और इस वक्त तुम्हारे ऑफिस में प्रॉब्लम हो रही है। साफ साफ बताओ हुआ क्या है? उसकी बात सुनकर मान ने नजर चुरा ली। अध्याय फिर से बोला, मैंने वेदांत का नाम सुना तुम्हारे मुंह से। क्या चल रहा है बताओगे मुझे? ये सुनकर मान और भी ज्यादा हैरान था। क्या वह उसकी सारी बातें सुन चुका था? उसके दिमाग में बस पहला सवाल यही आया, जिसका जवाब अध्याय ने उसे देते हुए कहा, मैंने वेदांत के बारे में तुम्हारे मुंह से सुना। अब मुझे रीजन बताओ कि तुम उस आदमी का नाम ले भी क्यों रहे थे, और तुमने ऐसा क्यों कहा कि वेदू को प्रॉब्लम होगी? मान के पास अब अध्याय को सब कुछ बताने के अलावा दूसरा ऑप्शन बचा नहीं था, इसलिए उसने उसे सब कुछ बताना ही ठीक समझा। अध्याय को जैसे ही यह सब पता लगा वह खुद परेशान हो चुका था। उसने मान को देखा और बोला,
कुछ भी हो हमें सबको सेफ रखना है। तुम बस वेदाक्षी के साथ रहना, क्योंकि वेदांत को किसी और से कोई मतलब नहीं रहने वाला। मान ने उसकी बात सुनकर हामी भरी और वह लोग वापस स्टेज की तरफ बढ़ गए थे। लेकिन जैसे ही मान की नज़र स्टेज पर अकेले बैठी हुई वेदू पर गई तो वह हैरान रह गया। उसके साथ अध्याय के भी कुछ यही रिएक्शन थे। अचानक ही वह दोनों एक साथ चीख पड़े, वेदू। एपिसोड 100 मान का वेदू को खोने का डर। ये सुनकर मान और भी ज्यादा हैरान था। क्या वह उसकी सारी बातें सुन चुका था? उसके दिमाग में बस पहला सवाल यही आया, जिसका जवाब अध्याय ने उसे देवी देते हुए कहा, मैंने वेदांत के बारे में तुम्हारे मुंह से सुना। अब मुझे रीजन बताओ कि तुम उस आदमी का नाम ले भी क्यों रहे थे, और तुमने ऐसा क्यों कहा कि वेदू को प्रॉब्लम होगी। मान के पास अब अध्याय को सब कुछ बताने के अलावा दूसरा ऑप्शन बचा नहीं था, इसलिए उसने उसे सब कुछ बताना ही ठीक समझा। अध्याय को जैसे ही यह सब पता लगा वह खुद परेशान हो चुका था। उसने मान को देखा और बोला, कुछ भी हो हमें सबको सेफ रखना है। तुम बस वेदाक्षी के साथ रहना, क्योंकि वेदांत को किसी और से कोई मतलब नहीं रहने वाला। मान ने उसकी बात सुनकर हामी भरी और वह लोग वापस स्टेज की तरफ बढ़ गए थे। लेकिन जैसे ही मान की नज़र स्टेज पर अकेले बैठी हुई वेदू पर गई तो वह हैरान रह गया। उसके साथ अध्याय के भी कुछ यही रिएक्शन थे। अचानक ही वह दोनों एक साथ चीख पड़े, वेदू। वेदू ने उन दोनों की तरफ देखा, लेकिन इससे पहले वह कुछ रिएक्ट कर पाती किसी ने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया, और इसी के साथ सब लोग काफी घबरा चुके थे। मान की तो सांसें अटक गई थी। घर में हर कोई हैरान था। अचानक से यहाँ पर हो क्या रहा था? मेहमानों में भी कुछ अफरा तफरी सी मच गई थी। मान ने आगे बढ़ने की कोशिश की, तभी उस आदमी ने कहा, खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं एक पल नहीं लगाऊंगा इसकी गर्दन काटने में। सोचना भी मत करीब आने की। मान ने उस शख्स को बड़े गौर से देखा। उसने मास्क लगा रखा था, लेकिन उसकी आंखें देखकर मान पहचान चुका था कि यह कोई और नहीं बल्कि वेदांत ही है। निर्णय और रुद्रा उस वक्त स्टेज पर नहीं थे। असल में रुद्रिका के कुछ बिजनेस पार्टनर आ चुके थे, इस वजह से वह दोनों उन्हें अटेंड करने स्टेज से उतर कर चले गए थे। वेदू वहीं बैठी थी। वैसे भी वो बहुत ज्यादा बोर हो चुकी थी और मान का वेट कर रही थी, लेकिन मान के आने से पहले ही किसी ने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया था। वेदाक्षी ने उस आदमी की आवाज सुनी तो हैरानी से बोली, वेदांत। वेदांत ने चाकू उसकी गर्दन पर कुछ और टाइट करते हुए कहा, क्या बात है जाने मन, मेरी आवाज से ही पहचान गई कि ये मैं हूँ। मैं तो हमेशा ही कहता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और देखो तुम्हारे प्यार का सबूत। मेरी एक आवाज से तुम ये जान गई कि ये मैं हूँ। वेदाक्षी घबराई हुई थी। उसने सोचा था कि वेदांत का चैप्टर शायद उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी के इतने खास मौके पर फिर से उसका अपने पास्ट से इस तरह सामना हो जाएगा, वह भी अपनी मौत के रूप में। मान ने वेदांत को देखते हुए कहा, तुम आखिर चाहते क्या हो वेदांत? छोड़ो उसे, अगर उसे एक खरोच भी आई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वेदांत ने हंसते हुए कहा, मार देना चाहिए था मानवीर राजावत, मार देना चाहिए था। मुझे उस दिन जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी थी तुमने। तुम्हें क्या लगा अपनी बेइज्जती का बदला नहीं लूंगा मैं? इस लड़की ने मुझ पर हाथ उठाया था, तुमने इसकी खातिर मुझ पर हाथ उठाया था, और अब मैं अपना बदला इसकी जान लेकर लूंगा। वहां मौजूद हर किसी की जान हालत में अटकी हुई थी। तनिष्ठा काफी घबरा चुकी थी। उसने अध्याय को देख कहा, आप खड़े क्या है? कुछ कीजिए ना। वेदाक्षी, उसे मेरे पास लेकर आइए। मेरी बेटी को दूर कीजिए वहां से। तनिष्ठा घबरा गई थी, लेकिन अध्याय भी जानता था कि वेदांत क्या कर सकता था इस वक्त पर। उसे इस टाइम पर सिर्फ अपनी बेटी की टेंशन थी, किसी और चीज की नहीं। रुद्रिका से उसे इतना तो पता लग चुका था कि वेदांत को वेदू से कोई प्यार नहीं था, वह सिर्फ उसके पैसों के लिए उसके साथ था। लेकिन इससे पहले वह कोई प्रपोजल उसके सामने रखता कि मान ने कहा, तुम हमेशा से वेदाक्षी के साथ सिर्फ पैसों की वजह से थे ना? तुम जितना कहोगे मैं उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वेदाक्षी को एक खरगोश भी नहीं आनी चाहिए। तुम बस रकम बताओ। ये कहते ही अध्याय उसकी तरफ देखने लगा। वह भी यही प्रपोजल तो उसके सामने रखने वाला था, लेकिन उससे पहले ही मान ने वेदांत के सामने ये प्रपोजल रख दिया था। मान के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, उसकी आंखों में कुछ नमी भी थी। मान सच में डर रहा था। अगर इस वक्त बात वेदाक्षी की नहीं होती तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात यहाँ पर वेदाक्षी की ही तो थी। वेदांत ने मान को देखा और बोला, अब मैं पैसों का करूँगा भी क्या? मेरे पीछे पुलिस पड़ी है,
ऑलरेडी मुझ पर तुमने काफी सारे चार्जेस लगवा रखे हैं। मैं चाहूं तो भी उन इल्जामों से पीछा नहीं छोड़ा सकूंगा और न ही जेल से कभी बाहर आ पाऊंगा। और दूसरी बात, अब जब इतने इल्जाम मेरे सिर पर है तो क्यों ना मर्डर भी कर ही दूं, क्या फर्क पड़ जाएगा। ये कहते हुए उसने वेदाक्षी के गले पर लगभग चाकू चुभो ही दिया था। वेदू ने कसके अपनी आंखों में चली। उसकी गर्दन पर खून झल आया था और दर्द की वजह से उसकी आंखों से भी अब आंसू बह चले थे। वेदांत ने उसे काफी कस के पकड़ रखा था। वह उसकी पकड़ में छटपटा रही थी लेकिन छूट नहीं पा रही थी। मान की नज़र अचानक ही पास में पड़े एक डंडे पर गई, जो शायद डेकोरेशन के टाइम किसी ने यूज किया था। निर्णय ने भी तभी मान की तरफ देखा। मान ने उसे इशारा किया और निर्णय ने तुरंत उसका इशारा समझ भी लिया। उसे पता था वेदांत मान के साथ उलझा हुआ है और उसकी नज़र सिर्फ मान और अध्याय पर ही थी, क्योंकि इस वक्त उसके सबसे ज्यादा करीब और सामने वह दोनों ही थे। मान ने वेदांत को देखा और उसे अपनी बातों में उलझाते हुए बोला, बच तो तुम बिल्कुल नहीं पाओगे वेदांत। मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर तुम वेदाक्षी को छोड़ते हो तो मैं तुम्हें रिहा करवा सकता हूं। वेदांत ने उसे देखा और बोला, मुझे क्या बेवकूफ़ समझ रखा है। मुझे पता है तुम ये सब मुझे बहलाने के लिए कह रहे हो, लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। मान उसे बातों में उलझाए हुए था और उधर से निर्णय अपना काम करने में लग चुका था। निर्णय ने तुरंत साइड में पड़ा डंडा उठाया और उसे लेकर धीरे धीरे वेदांत की तरफ बढ़ने लगा। वह जल्दी ही उसके पीछे पहुंचा और उसने तुरंत ही डंडे से एक जोरदार वार उसके सिर पर किया। जैसे डंडे की चोट वेदांत के सिर पर लगी, वह दर्द से चिल्ला उठा और उसके हाथ से चाकू छूट गया। वेदाक्षी पर भी उसकी पकड़ ढीली हो गई थी और इसी मौके का फायदा उठाते हुए मान ने तुरंत वेदू का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींचा और उसे अपने सीने से लगा लिया। वेदाक्षी भी काफी डरी हुई थी। वह मान के आगोश में छुप गई। उसने मान के शर्ट की कॉलर को कस के अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा था। उसे मान की धड़कने महसूस हो रही थी, जो बहुत ज्यादा तेजी से धड़क रही थी। सच में वह काफी घबरा गया था। वही निर्णय ने अब तक वेदांत को मारना शुरू कर दिया था। वह बुरी तरह से वेदांत को मारे जा रहा था और उस पर जरा भी रहम नहीं दिखा रहा था। निर्णय को इस तरह देखकर हर कोई हैरान था। वो जल्दी ही अपना आपा एक खोता था। इसकी एक वजह यह भी थी कि वह हमेशा हंसी मजाक करते हुए रहता था, जिस वजह से जल्दी गुस्सा करना उसके मिजाज में नहीं था। लेकिन आज उसे गुस्सा आ रहा था। इस एक शख्स की वजह से उसके भाई की खुशियों पर बनाई थी। उस एक शख्स की वजह से वेदू को कुछ भी हो सकता था।